नमस्कार, अटूट बंधन पुस्तक संवाद कार्यक्रम में मैं वंदना वाजपेयी आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज हम जिस किताब को लेकर के आए हैं, उस किताब का नाम ही ऐसा है जिसको सुनने के बाद हर्ष और उन्माद हो जाता है। उस किताब का नाम है हुलसी चिरमी लिख लिख पाती। तो मुझे लगता है कि इस किताब पर बात करने से पहले इसके नाम पे बात करी जाए, क्योंकि हुलसी शब्द जो है हुलस शब्द से बना है और हुलस अपने आप में ही थोड़ी-सी उमंग, थोड़ा-सा अनुराग, थोड़ी-सी खुशी समेटे हुए है। और चिरमी जो शब्द है, हालाँकि चिरमी इसमें एक बच्ची है जो पत्र लिखती है, लेकिन चिरमी शब्द आया है बीजों से, जो लाल रंग के बीज होते हैं जिनकी सिर काला होता है, सिरा उनका काला होता है और इस पुस्तक में उस चिरमी के बीजों का भी बड़ा रोल दिखाया गया है, जिसमें दादी एक पत्र में लिखती हैं कि चिरमी के बीजों से वो लोग कैसे खेलते थे। वो मिट्टी में चिरमी के बीज मिला देते थे और फिर उसके जितने बच्चे खेल रहे हैं उसकी टीम बना करके उनको बाँट दिया जाता था और उन बीजों को ढूँढा जाता था। जिसमें ज़्यादा बीज होते थे, वो टीम जीत जाती थी। और लिख-लिख पाती, तो इससे आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि ये पत्र लेखन पर है। तो इस किताब पर बात करने से पहले हमको ये समझ लेना है कि हम किधर जा रहे हैं। हम पत्र की जैसे ही बात आती है, तो एक बड़ा एक सुखद के साथ-साथ एक बड़ा मतलब एक कहते हैं नॉस्टैल्जिया की फीलिंग होने लगती है, क्योंकि हम लोग उस जनरेशन से हैं, जब हम लोग पत्र लिखा करते थे। घंटों लिख करके सुंदर राइटिंग में पत्र भेजा करते थे। लाल जो है वो पेटी होती थी, पत्र पेटी, उसमें डालते थे। फिर डाकिये का इंतज़ार करते थे, डाकिया आता था, चिट्ठी लाता था। तो हम लोग के जिनको भी अब पत्र लिखते थे, जिनसे भी प्रेम करते थे, चाहे वो हमारी दादी, नानी, चाची, मामी हो, दोस्त हों, वो सारे लोग जब वो पत्र लिख कर के जब हमारे पास वापस आता था, तो उतने दिन हमारे पास प्रतीक्षा के अतिरिक्त कुछ नहीं होता था। तो जो प्रेम में धैर्य और प्रतीक्षा की जो नींव होती है, बीज यहीं पत्र लेखन से पड़ती है। आज मैसेज का ज़माना है, हम फटाफट मोबाइल खोलते हैं और मैसेज कर देते हैं। इसके बाद तुरंत मैसेज को समय बाद डिलीट भी कर देते हैं, क्योंकि मोबाइल एक दिन बाद इतने मैसेज से भर जाता है कि हमें डिलीट करना पड़ता है। पत्र हमारी धरोहर रहे हैं और उन धरोहरों को हम आज भी सहेज पाते हैं। जब पत्र की बात करते हैं तो लगता है कितने सारे फ़िल्मी गाने जो है पत्रों पर लिखे गए हैं, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में। इसी तरह से डाकिया डाक लाया और आएगी ज़रूर चिट्ठी मेरे नाम की तब देखना। इतना सारा कुछ पत्रों में आदान-प्रदान होता था और ये विधा कहाँ चली गई? आज के बच्चे तो ये जानते ही नहीं हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास भी है ये किताब, जो इस विधा को बचाने की कोशिश कर रही है और बच्चों से कह रही है कि धैर्य, प्रेम, प्रतीक्षा जो है, वो पत्रों के माध्यम से जो आपको मिलती है, वो किसी भी तरीके से मैसेज के माध्यम से नहीं मिल सकती। और पत्रों को जब हम सहेजते हैं, तो पत्रों को सहेजने से पत्र जो है वो धरोहर के रूप में हमारे साथ रहते हैं। आज भी मुझे याद आता है कि जब हम लोगों की पहली पोस्टिंग थी, तब पत्र ही लिखा करते थे, माता-पिताजी के पत्र। आज भी पढ़ती हूँ तो आँखें नम हो जाती हैं। अगर वो मैसेज होते तो न जाने कब के डिलीट हो गए होते। अब बात करते हैं इस पुस्तक पे, तो इस पुस्तक में इन्होंने बहुत सारे पत्र, मेरे ख्याल से 7-8 पत्र हैं, जिसमें उन्होंने केवल पत्र ही नहीं लिखे हैं चिरमी के माध्यम से। चिरमी अपनी दादी को पत्र लिखती है, नानी को पत्र लिखती है और पृथ्वी माता जो है वो पत्र लिखती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे पत्र प्रकृति, पर्यावरण को लिखे गए हैं। उसके माध्यम से इन्होंने प्रकृति को सहेजा है, पर्यावरण को सहेजा है, लोक कला और संस्कृति को सहेजा है और भी ना जाने कितनी चीज़ों को सहेजते हुए किताब आगे बढ़ती है। तो इस किताब के बारे में आगे बात करने के लिए हमने वक्ता बुलाए हैं, जो इस बाल साहित्य की पुस्तकों के विशेषज्ञ हैं और जो बाल साहित्य पे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इसमें पत्र लेखन के प्रणेता भी नेगी सर जी भी हैं, जिन्होंने पत्र लेखन विधा को स्थापना करी और फिर से उनको बच्चों से जोड़ने का प्रयास किया है। और वरिष्ठ बाल साहित्यकार विमला भंडारी जी भी हैं और वरिष्ठ साहित्यकार रवि पुरोहित जी भी हैं, जो इसको एक-एक करके खोलेंगे और इस पुस्तक की विशेषताएँ आपके समक्ष रखेंगे। तो आदरणीय विमला भंडारी जी को बुलाने से पहले मैं उनका एक छोटा-सा परिचय, जैसा कि कार्यक्रम की हमारी परंपरा रही है, पढ़ देती हूँ। आदरणीय विमला भंडारी जी का जन्म 1955 में राजनगर, राजस्थान में हुआ। उनकी शिक्षा उदयपुर में हुई। वह विज्ञान से और पत्रकारिता एवं जनसंचार से स्नातक हैं। हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर हैं। प्रकाशित कृतियों की संख्या 45 है, जिनमें बाल
कहानियां, बाल उपन्यास, किशोर उपन्यास, पिक्चर बुक, कहानी संग्रह, कविता संग्रह, नाटक, यात्रा, साहित्य, अनुवादित उपन्यास, संपादित पुस्तकें आदि सम्मिलित हैं। बाल साहित्य की पुस्तक किस हाल में मिलोगे दोस्त बहुत चर्चित एवं लोकप्रिय है, और हम इस पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि चर्चित और लोकप्रिय पुस्तकों को पढ़ना, उनको पाठकों से जोड़ना, खासतौर से बच्चों से जोड़ना बहुत जरूरी हो गया है। अनेक सम्मान व पुरस्कारों से आप सम्मानित हैं, जिसमें केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली से वर्ष 2013 में बाल साहित्य में पुरस्कृत, राजस्थान साहित्य अकादमी में वर्ष 1995 में बाल साहित्य से पुरस्कृत, राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी से वर्ष 2013 में बाल साहित्य से पुरस्कृत, मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी भोपाल से वर्ष 2020 का यात्रा वृत्तांत पुरस्कृत, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट दिल्ली से वर्ष 2024 में पुरस्कृत, और राजस्थान साहित्य अकादमी वर्ष 2023 से यात्रा वृत्तांत पुरस्कृत। सृजनगाथा.com वेब पत्रिका छत्तीसगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मान 2016 में, और हिंदी विश्व हिंदी संस्थान कनाडा ऑर्गेनाइजेशन कनाडा से वर्ष 2016 में सम्मान मिला। इस वर्ष आपको 2 अंतर्राष्ट्रीय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाल साहित्य में मिले हैं। विश्व की 111 हिंदी लेखिकाओं में आपका नाम जो है सम्मिलित हुआ है। वर्ष 2000 विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ भागलपुर बिहार द्वारा 2011 में वाचस्पति की मानद उपाधि से नवाजा गया। इसके अतिरिक्त कई निजी संस्थाओं द्वारा कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। आपकी कई पुस्तकें पाठ्यक्रमों में भी शामिल हुई हैं। और बाल साहित्य की बात करें तो आपकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, जिसमें अड़मोल भेंट, प्रेरणादायक बाल कहानियां, इल्ली और नानी, सुनहरी और सिमरू, सितारों से आगे, कारगिल की घाटी, उड़ने वाले जूते, पृथ्वी ने मांगी चप्पल, मोहित की ताली आदि उल्लेखनीय हैं। इसके अलावा आप वर्तमान में आप अंतर्राष्ट्रीय वामा हिंदी अकादमी की केंद्रीय परिषद के अध्यक्ष हैं। राजस्थान की पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के संस्थापक सदस्य व राजस्थान साहित्य अकादमी की पूर्व सदस्य रही हैं। सलिला संस्था की संस्थापक अध्यक्ष हैं, और सलिल प्रभा बाल साहित्य पर केंद्रित वार्षिकी की आप प्रमुख संपादक हैं। तो बहुत ही आदर के साथ, सम्मान के साथ मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, आप आएं और अपने वक्तव्य से, इस पुस्तक के ऊपर अपने वक्तव्य से हमें अनुग्रहित करें। आप अपना वो ऑन कर लीजिए। नमस्कार आप सभी का। आज मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले एक गीत के बोल याद आते हैं। चिट्ठियां हो तो हर कोई बाँचे, संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं। ये क्या है? चिट्ठी, संदेश, पाती और डाक, कितने सारे नाम, और अब वो परिवर्तित हो गए हैं मैसेज, एसएमएस, ईमेल, कई रूपों में। किंतु हम जिस आनंद रस की बात कर रहे हैं वो है पत्रों की। और पत्र ऐसी एक विधा रही है जो हमारे को पाठ्यक्रम में भी शामिल थी, और हम पाठ्यक्रम में भी पत्रों को लिखना सिखाया जाता था। उसके अंदर अक्सर हम अपने मित्रों को, गुरुओं को, सखी सहेलियों को पत्र लिखते थे। पत्र लिखने का उद्देश्य होता था, क्यों लिखा जाता है। और जब हम लिखना सीख गए तो हमने ये भी जान लिया कि पत्र इतने महत्वपूर्ण रहे हैं कि उन्होंने जीवन की दशा ही बदल दी है, दिशा ही नई दे दी है। इंदिरा गांधी को जब नेहरू जी ने जेल से पत्र लिखे, या अब्राहम लिंकन ने अपने बेटे के, आपको लगा के देना यू कि ऑनलाइन नहीं आ रहा है, एक मिनट। ऑनलाइन चालू हो गया क्या? आपने देखा? जी जी, चालू हो गया, पर इसमें तो नहीं आ रहा है। आप देखे, चेक करें। हाँ, क्योंकि जो आप बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि नहीं हो रहा है, वो बार बार मैसेज कर रहे हैं लोग। दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा है ये भी। मुझे भी काफी मैसेजेस आ रहे हैं। अच्छा, क्योंकि अभी ये भंडारी साहब का फोन आया है मेरे पास। हाँ, पेज फिर से रिलोड करके देखें।
नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। हमें तो यहाँ दिख तो रहा है, लाइव बता रहा है। हमें तो दिख रहा है, लोग देख भी रहे हैं, आ, मेरे को दिख रहा है। हाँ, अब चालू हुआ है। नहीं, असल में रीलोड करना हम्म, पड़ता है पेज, अच्छा, रीलोड करना पड़ता है, चालू तो हो गया। इसलिए लोग, हाँ ठीक है, ठीक है। तो मैं पत्र लेखन पर बात कर रही थी, और पत्र लेखन विधा की लोकप्रियता क्या है, कैसी है। तो कई फिल्मी गीत भी बने हैं, और पत्र लेखन पर उपन्यास लिखे गए हैं, आत्मकथाएं लिखी गई है इस विधा के अंदर। और 2019 की बात है कि सलीला संस्था की ओर से पत्र लेखन के अंदर प्रतियोगिता रखी गई, और ये कितनी खुशी की बात है कि उस विधा के अंदर पत्र आया था एक मेरे पास, और उस पत्र का नाम था यादों का खजाना। और यादों का खजाना जो पत्र था, जिसमें उत्तराखंड की यात्रा का पूरा जिक्र था, कि एक दादी अपनी पोती को पत्र लिखते हुए उत्तराखंड की यात्रा का विवरण देती है। और वो पत्र श्रेष्ठ पत्रों की में सम्मिलित हुआ, और वो पत्र आपको मैं बताती हूँ, विमला नागला का था। विमला नागला ने प्रविष्टि के तौर पर वो पत्र भेजा, और ये यादों का खजाना उसमें सम्मिलित हुआ। और आज जो हम जिस पुस्तक पे चर्चा करने जा रहे हैं, हुलसी चिरमी लिख लिख पाती, उसमें भी ये पत्र दूसरे नंबर पे सम्मिलित हुआ है। कुल 11 अच्छा, पत्रों को लेकर के और इस पुस्तक को रचा गया है। 11 पत्र ऐसे हैं, अगर मैं कि दिल की बात दिल से निकलकर दिल में उतरती है। ये है पत्र की संप्रेषणीयता, कि कोई पत्र जो है वो कैसे प्रभावित करता है। पत्र एक विधा है साहित्य की, और पूरी तरह से उसको मान्यता मिली हुई है, और पत्र आज भी लिखे जाते हैं। ठीक है, उसका स्वरूप बदल गया, अब ईमेल में लिखे जाते हैं, या किसी और फॉर्म में लिख जाते हैं। कागज पे जो पत्र लिखे जाते थे, अभी जो चर्चा हो रही है, हम उस पर केंद्रित करेंगे अपनी बात को। तो विमला नागला जो खुद एक बहुत प्रतिभावान अ, लेखिका है, और उनके अगर परिचय की मैं बात कहूं, तो उन्होंने हेत्रो परवानो, देखिए, ये भी कहीं जाकर के पत्र की बात है। बचपन से ही वह लिखती है अपनी भूमिका के अंदर, कि उनको पत्र लिखने का बहुत शौक रहा। वे पास पड़ोसियों के पत्र लिख दिया करती थी। वो समय था कि बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते थे, और वो पत्र लिखा करती थी। और इसी तरह से उनका जादुई पिटारा और कहानी का जादू, तीनों ये पुस्तकें आई। किंतु आपको मैं बताऊंगी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि 2019 18 से लेकर 2023 तक उनको लगातार पुरस्कार और सम्मान मिलते रहे, इन्हीं तीनों पुस्तकों के इर्द गिर्द लिपटे हुए। वह न केवल एक अच्छी शिक्षिका है, लेखिका है, बल्कि एक अच्छी संचालक के रूप में भी मेरा कई बार उनसे परिचय हुआ, और उसकी उनकी इस खूबी को हमने अपनी सलीला संस्था के अंदर भी कई बार प्रयोग में लिया, और उन्होंने अपनी इसकी सेवाएं दी। और जब वो पत्र लिखती हैं, तो उनके अंदर राजस्थान की संस्कृति, प्रेम, और राजस्थान का जो पर्यटन है, वो अंदर आंदोलित होता है। कहीं पत्र में वो उस पुरानी प्राचीन पृष्ठभूमि को भी ले चलती हैं, और उन पत्रों के अंदर जो अब राजस्थान की आत्मा उड़ेलती है, वो हमें आवरण पृष्ठ में ही नजर आ जाती है। देखिए, शीर्षक है हुलसी, ये भी राजस्थानी शब्द है। चिरमी, ये भी राजस्थानी का लोकप्रिय शब्द है, इस पे गीत भी लिखा हुआ है। और पाती, ये भी एक ऐसा शब्द है जो राजस्थानी में भी प्रयोग होता है। राजस्थान का जो अनुराग है उनके कण कण में इतना बसा हुआ है, कि इसका जो आवरण है, उसमें किला है, उसमें रेतीले ढोरे हैं, उसमें ऊंट सफारी है, उसमें पर्यटक है जो ऊंट सफारी कर रहे हैं। राजस्थान का जो जहाज है, उसको उन्होंने इसमें रेखांकित किया है। पूरी तरह से राजस्थान बोल रहा है, और उसके बीच बैठी हुई
चिरमी जो बैठ करके और लेखन कर रही है, पत्र लिख रही है। यह एक ऐसी पुस्तक है जो भावों की से भरी हुई है, जो संवेदनाओं से भरी हुई है, जिसमें संस्कृति के रंग है, जिसमें अतीत का वर्णन है, जिसमें रिश्तों की उसमें हमको मिलेगी। और न केवल इतना ही क्यों, मैं तो ये कहूंगी कि इसमें पूरा देश समाया हुआ है। उत्तराखंड की यात्रा को लेकर के जो उन्होंने लिखा है वह भी बहुत बहुत सराहनीय है। इस लेख को पढ़कर मैं भी बहुत प्रभावित हुई थी। जब उन्होंने लेख बोल रही हूँ मैं, ये पत्र आया था और उसको पढ़ के तब मैं बहुत प्रभावित हुई थी इस पत्र से, कि किस तरह से पत्र के माध्यम से पूरी यात्रा को पथवारी पूजन से, मतलब कैसे यात्री निकलते हैं, कैसे पथवारी की पूजा होती है, किस तरह से आके वापस पथवारी की पूजा होती है, और कहाँ कहाँ पड़ाव होते हैं, कैसे ठहरते हैं, यात्राओं में क्या बाधा आती है। एक दादी पत्र के माध्यम से अपना पूरा यात्रा वृत्तांत यानी 2 विधा एक पत्र के अंदर समेटी हुई, और संदेश का काम। और अगर आप इसमें ढूंढा जाए तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है और उसके अंदर जो आस्था का सागर हिलोरे लेता है वो देखने को मिलता है। पथवारी माता यानी पथ की माता, उसको भी वो अपने पत्र के अंदर क्लियर करती है। तो कितनी सारी चीजें और कितनी खूबियां, ये जो उनके अंदर एक शिक्षिका बैठी हुई है ना, वो उनको आंदोलित करती है कि ये चीज भी शामिल होनी चाहिए, ये चीज भी शामिल है। मतलब वो चीजों को इतना कंसंट्रेट करके देती है कि वह एकदम अच्छा बच्चों के मन में उतर जाए। और चूंकि ये बाल साहित्य की कृति है और बाल साहित्य की कृति की ये मांग रहती है, तो उस हिसाब से ये पुस्तक उसकी कसौटी पे खरी उतरती है। 2023 के अंदर राजस्थान साहित्य अकादमी के सहयोग से, आर्थिक सहयोग से ये पुस्तक का प्रकाशन साहित्यकार ने किया, जिसके अंदर कुल 11 पाती संकलित है। और इसके अंदर जो समर्पण किया गया है वो हमारे डॉक्टर सूरज सिंह नेगी साहब को और उनकी जो पत्नी है मीना जी सिरोला, उन दोनों को समर्पित किया है। ये दोनों ही जने पाती लेखन के प्रणेता रहे हैं, और उन्होंने जो मुहिम चला रखी है पाती लेखन की, पिछली बार सलीला संस्था ने इसके लिए उन्हें विशिष्ट साहित्यकार सम्मान प्रदान किया था। जो मुहिम इन्होंने चला रखी है वो बहुत अपने आप में एक कहते हैं ना कि गिनीज बुक में लिखने वाला रिकॉर्ड बनने जा रही है। बहुत अच्छा कार्य वो कर रहे हैं। और स्कूलों में जाकर के बच्चों से पत्र लिखवाना, शिक्षकों से पत्र लिखवाना, रिश्ते से पत्र लिखवाना, पत्र की अहमियत को फिर से चारों ओर फैलाती हुई, उजागर करती हुई जो लुप्त हो रही है, तो ऐसे लोगों को जब समर्पित की जाती है तो मन एक क्षण के लिए उस पृष्ठ पे रुक गया और गदगद होकर के मैं इस चीज को देखती रही कि कितना उचित निर्णय, कितना सही निर्णय। ऐसे में मुझे याद आते हैं डॉक्टर विकास दवे भी, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी बिटिया के नाम पाती, पाती बिटिया के नाम, और वो पुस्तक भी सलीला संस्था से सम्मान पाई थी। और इतने सुंदर पत्र लिखे थे। आपको एक बात और बता दूं कि डॉक्टर विकास दवे की लड़की अभी अभी आईएएस का एग्जाम पास करके अधिकारी बनी है, और उनकी पुत्री का यह मानना है कि वो जो पत्र उनको लिखे गए थे ना, उन्हीं पत्रों की वजह से आज वो इस मुकाम पर पहुंची है। तो पिता के पत्र कितना प्रभावित करते हैं, इस साहित्य की इस विधा का कितना प्रभाव, ये कितनी प्रभावशाली है, इससे समझा जा सकता है। और जब वो पुस्तक मेरे हाथ में आई तो उसी के बाद मैंने भी सोच लिया था कि जो प्रतियोगिता का विषय होगा वो पाती लेखन पर ही होगा। आगे अगर मैं चलती हूँ, पुस्तक के पृष्ठ खोलती हूँ, सुंदर लेआउट, छपाई वगैरह सब कुछ है, किंतु 2 संदेश भी बहुत सुंदर इसमें समाहित है। दोनों संदेश है कमल कपूर जी का, जो इस पुस्तक को भी रेखांकित करती हैं, उसकी आत्मा को उजागर करती हुई शुभकामनाओं का संदेश देती हैं। और दूसरा संदेश है आशा शर्मा का, डॉक्टर आशा शर्मा अंशु का। दोनों संदेश
बहुत सधे हुए कम शब्दों में, और इस पत्र लेखन की इस पुस्तक को शुभकामनाएं देते हुए विमला जी की लेखन को के प्रति जो समर्पित भाव है उसको उजागर करते हैं। विमला जी ने जो अपना भूमिका लिखी है उसमें भी उन्होंने काफी चीजों को समाहित किया है। तो एक लेखक के मन में एक कृति को लेकर के जब चिंतन होता है और वो उसे लिखना चाहता है तो उसकी सबसे पहले मन में रूपरेखा बनाता है, और जब रूपरेखा बना लेता है तो वो सोच लेता है कि उनको किन किन बिंदुओं को समाहित करना है। आप जरूर जानना चाहेंगे कि ऐसे क्या लेखन के दिल के अंदर लेखक के मन में उद्गार रहे कि उन्होंने उन उद्गारों को लेकर के इस तरह से एक पुस्तक के रूप में उसका सूत्रपात किया और वो पुस्तक के रूप में उजागर हुई। तो आप देखिए कि जो पत्र लिखे गए हैं उन पत्रों में शामिल है दादी के पत्र, नानी के पत्र और माँ का पत्र। तीनों महिलाएं एक बालक से के जीवन में सर्वाधिक जुड़ने वाली ये तीनों स्त्रियां, उन तीनों के स्त्रियों के माध्यम से उन्होंने पत्र लिखा है। उनकी विषय वस्तु बहुत विपुल है, शब्द संसार बहुत बड़ा है, और जो कथानक है उसका कैनवास भी बहुत बड़ा है। और के देखिए जो पात्र एक पुरुष चुना है उन्होंने, इन तीन महिलाओं का के बाद अगर जो एक पात्र उन्होंने पुरुष का चुना है वो है महात्मा गांधी का। आज बापू को कौन नहीं जानता। 2 अक्टूबर का दिन जन्म दिवस आज सभी मनाते हैं। उनके जन्म दिवस को लेकर के और जो कथानक की बनावट की है तो उसमें वो सारी बातें आ गई कि बापू कैसे थे, बापू क्या चाहते थे, उनकी जीवन के उद्देश्य क्या थे और संकल्प क्या थे, और वो कैसे महात्मा गांधी ने अपने अहिंसा आंदोलन चला करके और कैसे वर्षों की गुलामी से भारत को स्वतंत्रता दिलाई, और आज हम इतने सालों से आजादी की सांस ले रहे हैं। केवल बापू ही क्यों पत्र लिखे, चिरमी को, चिरमी भी बापू को पत्र लिखती है। चिरमी भी बताती है अपनी कमियां, अपनी कमजोरियां, अपनी नादानियां, और उसके बाद वापस पछतावा और बताती है कि उसने क्या क्या संकल्प लिया है, क्या क्या उसने सीखा है। दादी से कहती है कि हाँ मैं मोबाइल चलाती थी, मैं रास्ता थोड़ा भूल गई थी, पर अब मैं मोबाइल तभी काम में लेती हूँ जब उसकी जरूरत होती है। एक छोटा बालक, एक बालिका ये बात को समझ लेती है कि सही क्या है और गलत क्या है, किस चीज का उपयोग हमें कैसे करना चाहिए और दुरुपयोग नहीं रुकना चाहिए। तो जाके सारी परेशानियां ही खत्म हो जाती है। कितने सखा भाव में, कितनी आत्मीयता से इन्होंने पत्रों के माध्यम से उसमें उतारा है। और सखा भाव की बात चल रही है तो मैं सखी की भी बात करूंगी। सखी आयुषी को वो पत्र लिखती है। चिरमी, चिरमी कौन है? खुद राइटर है, जो बालिका बन करके और पत्र लिखती है अपनी सखी आयुषी को। देखिए पत्र में क्या लिखती है, एक सहेली दूसरी सहेली से क्या बात कर सकती है, जिज्ञासा पैदा होती है, किंतु वो बात करती है राजस्थान की संस्कृति पे, राजस्थान का जोधपुर, राजस्थान का जैसलमेर, राजस्थान का पर्यटन, राजस्थान के लोक देवता, उसका रंगीन परिधान, यहाँ की गणगौर उत्सव, पता नहीं कितना विपुल संसार कि हम उसमें पूरा परिभ्रमण करते करते पूरा राजस्थान को पकड़ लेती हैं, और पूरे राजस्थान की भाषा, गीत, जहां वो जितना उड़ेल सकती थी उन्होंने सब कुछ उसके अंदर सागर में सागर उड़ेल दिया। एक पत्र के अंदर पूरे राजस्थान के सारे रंगों के रंग, कहते हैं ना मारो रंगीलो राजस्थान, पधारो मारा देश, तो उन सबको केसरिया बालम और सारी चीजों को उन्होंने इस पत्र में उड़ेल दिया। इस पत्र में के जहां जहां उन्हें अवसर मिला, जहां जहां उन्हें स्पेस आया मिला, वो राजस्थान के रंग को डालती गई डालती गई। माँ को भी चिरमी ने पत्र लिखा, माँ का भी उत्तर आता है। नानी को भी पत्र लिखा, नानी का भी उत्तर आता है। यहां तक तो बात समझ में आती कि बच्चों के आसपास की दुनिया है,
किंतु पृथ्वी और पृथ्वी की चिंता करते हुए ये पत्र पृथ्वी का चिर भी के नाम आता है जब पर्यावरण की बात होती है, जब प्रदूषण की बात होती है, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चाहे वो जल प्रदूषण हो, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो, जगह जगह फैली हुई पॉलीथीन की पिन्नियां हो, हर बात को उन्होंने पत्र के माध्यम से, हर समस्या को बहुत गहराई से छुआ है और उन संवेदनाओं को बच्चों के मन में रोकने की कोशिश की है जिसकी आज महती जरूरत है। ये बताने की कोशिश करी है कि जिन पवित्र नदियों को हम माँ कहते हैं, उनकी सुरक्षा, उनकी स्वच्छता का हमें कितना ध्यान रखना है, पानी का कितना व्यय करें, उपयोग करें, ये भी हमें ध्यान रखना है। वो जो पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाते हैं, उन्हीं का तो सार तत्व इन सारे पत्रों के अंदर समाहित नजर आता है। पढ़ते पढ़ते मैं खुद पत्रों को भावुक हो जाती हूँ, क्योंकि भाषा जो है वो बहुत बोधगम्य होने के साथ सहज, सरल और सरस है। भाषण भाषा शैली बहुत संवेदनशील है, बहुत मीठी है, बहुत सरस है। बीच बीच में आने वाले जो श्वेत श्याम चित्र है, हालांकि गणेश ने बनाए हैं, साहित्यकार का जो बड़ा पुराना चित्रकार है और उम्र के होने के नाते थोड़े हाथ उनके अभी धूसने लगे हैं, तो जो चित्र जैसे होने चाहिए, जो पहले जो उनका चित्रांकन था वो भी मेरे पुस्तकों में बोलता है। तो इस पुस्तक में देख करके मुझे लगा कि कहीं उम्र का असर उन चित्रों पे भी परिलक्षित होता है। खैर, चित्रकार ने कौशल जो करना चाहिए, जो उसके अंदर अपने चित्रों का किया है, और हर एक की रुचि रहती है चित्रों को देखने की। मैंने भी हर चित्र को बहुत मनोयोग से देखा है। हर चित्र में वही सब बातें जो मैं अब तक कह रही थी, दोहराऊंगी नहीं, वही सारी चीज वर्णित की गई है। एक पत्र का और उल्लेख छूट रहा है, सर्वे भवन्तु सुखानि, सब सुखी रहे। और अगर इसकी बात ना आई तो जो हम वसुदेव कुटुंब, सॉरी अटक रही हूं मैं, जो हम हमारे मनोभाव है वो उसके अंदर पत्र में सारे उड़ेले गए हैं कि जो चिरमी है वो चाहती है कि ये संसार पूरा सदा सुखी रहे। ठाकुर जी को पत्र लिखती है, बहुत सारी बातें, और बीच में मुझे समय का ख्याल आया कि शायद मुझे अब विराम देना चाहिए, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं ये कहती हुई रोकती हूँ कि बातें तो अभी बहुत कुछ थी कि मैं अपनी बातों में उनका उल्लेख करती। हो सकता है कुछ छूट रही हो, तो हमारे दूसरे साथी लोग हैं, रवि जी पुरोहित हैं, वो खुद बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, बहुत उम्दा साहित्यकार हैं, और साहित्यकार ही क्यों, वो तो पूरी संस्था लेकर के चलते हैं, संपादक हैं और कई प्रतिभाओं के धनी हैं। तो वो खुद बताएंगे। नेगी साहब जो पाती लेखन के श्री है, मतलब सबसे सर्वासर्वी है, वो सब इस बातों को बताएंगे। तो यही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझे आपने बुलाया, अवसर दिया, आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। हम लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। आपने इतना अच्छे तरीके से पुस्तक को खोला है, इसके लिए आपका भी बहुत आभार। और आपने जिस तरह से एक एक बात रखी, पत्र विधा पे भी बात रखी, और किन किन चीजों को उठाया है उन्होंने, और कितना सरसता के साथ पूरे राजस्थान की संस्कृति को, राजस्थान की लोक कलाओं को उन्होंने इस पत्र विधा के माध्यम से सहेजा है, वो भी बड़ी बात है। वहीं आपने भाषा की भी बात करी। हालांकि शुरू के कुछ पत्रों में भाषा उन्होंने थोड़ी सी ऐसी लगी कि थोड़ी क्लिष्ट है, लेकिन उसका उत्तर भी उन्होंने पत्र में ही दिया कि हिंदी सीखना भी मतलब अच्छी हिंदी होना कोई बुरी बात नहीं है। जब वो अच्छी हिंदी में लिख रही है तो उसी के जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि तुमने मम्मी से लिखा लिया हो, क्योंकि मम्मी तुम्हारी साहित्यकार हैं, टीचर हैं। और वो फिर बच्चा एक्सप्लेनेशन देता है कि अच्छी हिंदी सीखना भी तो हमारा दायित्व है। तो इस तरह से वो हिंदी सीखने की ओर भी प्रेरित करती है। जिस तरह से हिंदी
पूरी तरह से मतलब पूरी विदेशी भाषाएं मिलती जा रही हैं, वो कहीं अच्छा भी है, लेकिन हम अपने शुद्ध सांस्कृतिक रूप को भूले ना, कई तत्सम शब्दों को हम सहेज लें, क्योंकि वो बहुत सुंदर शब्द हैं और उनको सहेजने का भी बहुत सुंदर तरीके से प्रयास किया और उसका उत्तर भी दे दिया कि कोई और पाठक कहे उससे पहले उन्होंने उसका उत्तर दे दिया। तो इसके इस मतलब पत्र विधा के साथ साथ उन्होंने जो एक तो पत्र विधा है और बीच में जो उनकी सरिता सी बहती है जिसमें वो सब कुछ सहेजती चलती है, जैसे नदी जब घाटों से होकर गुजरती है तो हर शहर को सहेजती चलती, हर शहर की संस्कृति को सहेजती चलती। तो उन्होंने पुस्तक में सहेजा है और इसके साथ ही इस पर आगे बात करने के लिए मैं अगले वक्ता को आमंत्रित करना चाहूंगी। और अगले वक्ता आदरणीय रवि पुरोहित जी, उनको बुलाने से पहले उनका छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। आदरणीय रवि पुरोहित जी की शिक्षा दीक्षा महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय स्नातक की डिग्री वहां से मिली। हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर की डिग्री है। 2010 में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय से राजस्थानी साहित्य में एमए किया हुआ है आपने। और शोध व सर्वे मरुभूमि शोध संस्थान श्री डुंगरूगढ़ से वर्ष 1989 और 1991 में 3 वर्ष में मानद शोध सहायक। इसके अलग भी कई विषयों पर शोध कार्य चालू है, जिसमें कि साक्षरता के क्षेत्र में सरकारी और गैर सरकारी प्रयास, चुरू अंचल, लोक देवता और लोक मान्यता, शिक्षा समाज और चेतना में शैक्षिक परियोजना की भूमिका। साहित्य अकादमी नई दिल्ली की आपकी सदस्य, राजस्थान भाषा परामर्श मंडल के आप सदस्य हैं। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर की पांडुलिपि प्रकाशन सहयोग तदर्थ समिति का संयोजकीय दायित्व एवं सदस्यता 2011, 12, 13, 14 में आपने निभाई है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की सरस्वती सभा के सदस्य रहे हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति श्री डुंगरूगढ़ के आजीवन सदस्य रहे हैं और सार्वजनिक पुस्तकालय श्री डूंगरगढ़ के आजीवन सदस्यता और प्रबंध समिति के पूर्व सदस्य रहे हैं। इसके अलावा आपने बहुत सारा लेखन भी किया है, प्रकाशन भी आपका जो है उसमें राजस्थानी और हिंदी दोनों 2 भाषाओं का आपने को साथ साथ लेकर चले, जिसमें चमगुंगो आधुनिक राजस्थानी कविता संग्रह है, हासियो तोड़ता सबद आधुनिक राजस्थानी कविता संग्रह, एक और घोंसला हिंदी कहानी संग्रह है, सपने का सुख हिंदी व्यंग निबंध संग्रह है, तिरंगो राजस्थानी बाल कविता संग्रह, सेना के सूबेदार हिंदी कविता संग्रह, उतरू उड़े कालजय राजस्थानी कविता संग्रह, धुले धुले चेहरे हिंदी कहानी संग्रह, आग अभिशेष है हिंदी कविता संग्रह आदि शामिल है। संपादन भी आपने काफी संपादन का भी काफी काम किया है, जिसमें कि कुछ राजस्थानी भाषा का है जिसका उच्चारण शायद मैं उतना सही ना कर पाऊं, तो मेरी इस क्षमता को मतलब मेरी इस क्षमता की कमी को क्षमा करिए। यादा रे आंगड़ियों उभा उड़ियारा राजस्थानी रेखा चित्र, आंखों में आकाश शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर के लिए बाल साहित्य संग्रह का संपादन, उकलती ओकल सू उपज्या आखर, इसके अलावा आजादी राव भागीरथ गांधी राजस्थली जागती ज्योत आदि का संपादन किया है। हस्तक्षेप साहित्यिक फोल्डर के 4 अंकों का संपादन किया और 1 दर्जन से अधिक अभिनंदन ग्रंथों व स्मारिकाओं का संपादन किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, संस्कृति विभाग भारत सरकार, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर, राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर, जवाहर कला केंद्र जयपुर, संगीत नाटक अकादमी जोधपुर, ICHR आदि प्रतिष्ठित एजेंसियों द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय और आंचलिक समारोहों का संचालन किया है। इसके अलावा आपने बहुत सारी पुस्तकों का अनुवाद भी किया है और बहुत सारे पुरस्कारों और सम्मानों से आपको नवाजा गया है, जिसका कि विवरण जो है थोड़ा सा विवरण दे देती हूँ। साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा मिला है, राजस्थान सरकार द्वारा उत्कृष्ट साहित्य लेखन के लिए राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा, उदयपुर द्वारा मिला है राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी द्वारा, और अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन कोलकाता, नगर विकास न्यास बीकानेर, नगर विकास न्यास राजस्थानी रत्नाकर नई दिल्ली के सम्मानों से के साथ साथ बहुत सारे सम्मानों से सम्मानित किया गया है। और मुझे लगता है कि इतने सारे सम्मानों से सम्मानित
वक्ता को सुनने से हम लोगों का भी कुछ परिष्कार होगा। तो मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ आपको आमंत्रित करती हूँ, आप आइए इस पुस्तक पर अपना वक्तव्य दीजिए। योगिता जी, आपको प्रणाम। क्योंकि आप इसकी सूत्रधार हैं, आप न होती तो इस अनुष्ठान में जुड़ने का शायद मुझे अवसर नहीं मिलता। प्रणाम करता हूं विमला द्वय को, क्योंकि ये दोनों ही डॉक्टर हैं, भले ही एक के डॉक्टर लगा नहीं हो। और आप दोनों वाजपेयी है तो वाजपेयी तो अब आपको पता है पूरा देश जो चलाते रहे और जिनकी कविताओं से पूरा विश्व गूंजता रहा। ऐसे में दो वाजपेयी और दो विमला द्वय के बीच में मैं एक पुरोहिताई करने के लिए आया हूं। पत्र लेखन विधा में मेरा काम नहीं है, लेकिन आपने जहां बात छोड़ी थी, विमला जी ने जहां से बात प्रारंभ की थी, क्योंकि विमला जी के बोलने के बाद ज्यादा गुंजाइश नहीं होती है कि बाल साहित्य के क्षेत्र में वो सशक्त हस्ताक्षर है और जो उनका अभिमत होता है वो एक प्रकार से आधार वक्तव्य होता है और प्रमाणित वक्तव्य होता है। उस पर कोई प्रश्नवाचक लगाने की संभावनाएं वो छोड़ती नहीं है। और जब वो अंत में ये कहती हैं कि कुछ और भी बोला जा सकता है, तो वो हम लोगों के लिए होता है जो दूसरे वक्ता साथ में होते हैं, क्योंकि सारे पत्रों का विधिवत परिचय वो देते हुए चलती है। तुलसी का जब अर्थ वो बता रहे थे तो मुझे स्मरण हो रहा था, योगिता जी आप तो संयोग के माध्यम से हमें जोड़ रहे हैं, हम सारे लोग जुड़े हुए हैं। और मेरा जुड़ने का यहाँ सौभाग्य इसलिए भी है कि विमला जी जैसे बाल साहित्य के क्षेत्र में विमला नागला जी काम कर रही हैं, और बाल साहित्य के क्षेत्र में पूरे देश में और देश के बाहर भी विमला भंडारी जी जिस तरीके से सलीला के माध्यम से सलीला बनकर, और ये जो सलीला बाहरी है बाल साहित्य की, और पाती लेखन की जब बात आती है तो इस अनुष्ठान में एक पाती लेखन के ऐसे प्रणेता महापुरुष विनम्र व्यक्तित्व है, आज हमारे साथ है सूरज सिंह जी नेगी और उनकी धर्मपत्नी। वो तो उन्होंने तो इसको जीवन का जैसे ध्येय बना लिया है पाती लेखन को। ऐसे में अगर मैं बात उस तरीके से करूं तो मैं अधिकृत विद्वान नहीं हूं उसका, मैं पाठक के रूप में अपनी बात रखूंगा। क्योंकि जब इतने बड़े लोग काम कर रहे हो तो मैं पत्र लेखन में मेरा हस्तक्षेप नहीं है, मैं स्वीकार करता हूं इसको, और मैं एक जिज्ञासु के नाते और एक पाठक के नाते अपनी बात रखूंगा। उलसी चिरमी लिख लिख पाती, उलसी, अब ठीक है, उलसी का अर्थ राजस्थानी के शब्द परिवेश से, सांस्कृतिक परंपरा से, सांस्कृतिक वैभव से विमला जी ने जोड़ा, आपने भी जोड़ा। लेकिन हुलसी तुलसी की माता का नाम भी था, और तुलसी कैसे महाकवि रहे हैं आपको पता है। और जब उससे, उस परंपरा से कोई नाम उठाया जाता है जहां राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा से उसको जोड़ा जाता है, तो वो कोई साधारण लेखिका तो नहीं हो सकती, वो कोई साधारण लेखिका नहीं हो सकती। क्योंकि उसने उस परंपरा को, तुलसी जिसने रामचरितमानस की रचना की, उसकी माता श्री ने ऐसे सुपुत्र को जन्म दिया, और वो उलसी जब यहां पत्र लेखन में प्रविष्ट होती है तो कुछ तो आशीर्वाद उनका भी मिला होगा, ये मैं मान के चलता हूं। विमला जी से मेरा परिचय, मैं पत्रों के परिचय के स्तर पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि विमला भंडारी, डॉक्टर विमला भंडारी ने इतने तरतीब से और सलीकेदार तरीके से, मैं समग्रता से बात करूंगा, उन्होंने रख दिया है पत्रों का परिचय, क्योंकि वो पुनरावृत्ति मात्र होगा और मैं शायद उस चीज को छू नहीं पाऊंगा जहां तक ये उत्तराखंड की यात्रा में करवा चुकी है। विमला जी से मेरा परिचय 2018-19 में हुआ था। तब से मैं मेरा सौभाग्य कहूंगा कि इनके प्रत्येक लेखन में किसी न किसी रूप से पाठक बनने का सौभाग्य मुझे मिलता रहा है। और इसमें आशा शर्मा जी का अभिमत, जैसे विमला जी ने जिक्र किया, कमल कपूर जी का अभिमत, मेरा सौभाग्य कि मैं उन दोनों से भी मिल चुका हूं, उनका स्नेह भी मुझे मिला है। तो ऐसे लोगों को जोड़ करके जब कोई उपक्रम किया जाता है, कोई अनुष्ठान प्रारंभ किया जाता है, विमला जी मैं एक मेरे जिज्ञासा थी, क्योंकि मैं पाठक के रूप में शामिल हूं, तो ठीक है सूरज सिंह जी नेगी, मीना सरोला जी
ये पाती मुहिम चला रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, क्या इंडिविजुअल हैसियत में कोई राजस्थान में पत्र लेखन विधा की पूर्व में कोई किताब आई है? विमला भंडारी जी शायद बता सकें, या योगिता जी आप बता सकें। मुझे देखने में नहीं आई, इसलिए मेरी जिज्ञासा है। मेरे ख्याल से ये पहली किताब होगी जो इंडिविजुअल हैसियत में, संपादन आ सकता है वो अलग बात है, संपादन आता है, मुहिम चलती है, एक अनुष्ठान के रूप में स्कूलों में लिखवाए जाते हैं, अलग अलग युवाओं के वर्ग के सब में लिखवाया जाता रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से इंडिविजुअल हैसियत में, व्यक्तिगत हैसियत में शायद ये पहला संग्रह होगा राजस्थान का जहां किसी लेखक की पत्र विधा में कोई पुस्तक आई हुई हो। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं रवि साहब कि पाती लेखन की ये मेरे स्वतंत्र रूप से ये पुस्तक पहली आई है। वैसे तो संपादन में नेगी साहब के मैं साथ सैल्यूट करता हूं विमला नागला काम जी हुआ को है। कि एक माइलस्टोन उन्होंने रखा है कि जो काम सूरज सिंह जी नेगी एक अनुष्ठान के रूप में, एक यात्रा के रूप में, एक संस्कार के रूप में, एक परंपरा के रूप में और एक बौद्धिक संपदा के रूप में राजस्थान की, और वो जो मिठास था, हमारा जो सांस्कृतिक परिवेश था, उसको लेते हुए, और कभी दादी के नाम, कभी गुरु के नाम, कभी पिता के नाम, कभी पुत्री के नाम, कभी पुत्र के नाम, अलग अलग गुरु सारे क्षेत्रों में लिखवा रहे हैं। विमला नागला जी ने वो व्यक्तिगत हैसियत से बच्चों के माध्यम से एक नई विधा का माइलस्टोन राजस्थान में रखा है। मैं एक पत्र का जिक्र करूंगा, उस जिक्र करने का भी मेरा मंतव्य है अपना। दो चीजें विमला भंडारी जी, मैं आपको, चूंकि मैं आपसे ज्यादा जुड़ा रहा हूं और आपसे बहुत कुछ सीखा है मैंने, तो दो चीजें मेरे समझ के थोड़ा सा अलग तरीके से देखता हूं। एक यात्रा वृतांत और दूसरा पत्र लेखन। इन दोनों में अगर सीधा सीधा यात्रा वृतांत में कोई लिखता है कि हमारा समय ये था, ये गाड़ी थी, हम यहां गए, ये देखा, ये आया, ये यात्रा पूरी हुई, तो माफ करना, मैं उससे प्रभावित नहीं हो पाता हूं, क्योंकि यात्रा विवरण है, वृतांत नहीं है। वैसे ही अगर पत्र लेखन विधा में विमला नागला जी सीधा सीधा पत्र लिखती तो मैं माफी चाह लेता, क्योंकि जो यात्रा वृतांत में चाहता हूं वो पत्र विधा में स्वमेव शामिल होता है। आत्मीय अनुराग है, स्नेह है, आत्मीयता का, अपनेपन का, एक अनौपचारिकता का, एक जो संदेश का जामाम आपने बार बार जिक्र किया, शिक्षिका है, लेकिन शिक्षिका होने के कारण एक खतरा भी बड़ा मंडराता रहता है। योगिता जी ने थोड़ा सा संकेत दे के छोड़ा, थोड़ा सा भाषा का संकेत दे के छोड़ा, मैं बोलने वाला था ये, क्योंकि कहीं कहीं इनकी भाषा इतनी गरिष्ठ होती चलती है कि वहां हमें ठहर कर ये सोचना पड़ेगा कि ये किन बच्चों के लिए किताब लिखी गई है, क्योंकि बच्चों के अपने वर्ग हैं। कक्षा 1 से 5 का वर्ग है, 6 से 8 का वर्ग है, 8 से 12 का वर्ग है, और कॉलेजिएट का, किशोर वय का अपना वर्ग है। क्योंकि 2012-13 में जब मैंने शिक्षक दिवस संपादन किया था, शिक्षक दिवस पर 5 जो प्रकाशन निकलते थे राजस्थान सरकार के माध्यमिक शिक्षा के, तब भी मेरा संपादकीय इसी बात पर मैंने केंद्रित किया था कि हमारा मंतव्य स्पष्ट होना चाहिए कि हमारा पाठक वर्ग कौन है, अगर बच्चों के मामले में हम लिखते हैं तो। आप अगर कॉकटेल करेंगे कि कोई तो कॉलेजिएट के लिए आ रहा है, कोई किशोर वय के लिए आ रहा है, कोई उच्च माध्यमिक स्तर का आ रहा है, कोई प्रारंभिक शिक्षा वाला आ रहा है, फिर वो किताब आपकी रिमार्केबल और उद्धरण के योग्य नहीं बन पाएगी। तो शुरू के 2-3 आलेख जब जो योगिता जी संकेत कर रही थी, भाषा पक्ष के हिसाब से मैंने सोचा कि शायद चूक गई है, क्योंकि इनका इनका जो जो अध्यापक होना और बौद्धिक स्तर है वो कहीं ना कहीं उस पर हावी होता मुझे लगा, लेकिन उन्होंने अपने ही पत्र में अपनी बात से उसको संभालने का फिर प्रयास किया। ठीक है, भाषा शैली है, क्योंकि शिवानी की अपनी भाषा है, प्रेमचंद की अपनी भाषा है, जयशंकर प्रसाद की अपनी भाषा है। भाषा पक्ष सबका अपना अपना होता है, अपना शिल्प है, शिल्प का सौष्ठव है, भाषा का सौष्ठव है, भाषा का माधुर्य है, सबका अपना होता है। लेकिन जिस पाठक वर्ग का चयन आपने किया है
उस पाठक वर्ग के प्रति ईमानदार रहना उस लेखक की पहली और अंतिम जिम्मेदारी है। अगर वो उसके सिर के ऊपर से जाएगा तो फिर हमने किसके लिए लिखा। इसलिए भाषा के स्तर पर, शिल्प के स्तर पर, और प्रथम एजेंडा हमारा ये कि हमारा पाठक वर्ग, क्योंकि बच्चों की कई, इसके अलावा भी कई वर्ग है। जैसे प्रारंभिक मैंने प्राथमिक का जिक्र किया, इसके अलावा आप ग्रामीण क्षेत्र का बच्चे के लिए पाठक वर्ग अलग, उसकी मनोदशा है। कस्बाई क्षेत्र का उसकी मनोदशा अलग है। शहरी क्षेत्र का उसकी अलग मनोदशा है। मेट्रोपॉलिटन सिटी का उसकी अलग मनोदशा है। क्योंकि सबका बच्चों का, भाई मैं आज तक कंप्यूटर कभी नहीं सीखा, और मेरा बच्चा जब 7 साल का था तो गूगल पे एक अंगुली कंप्यूटर पे दबा के और गूगल पे सब कुछ सर्च करता था। तो ये समय का, परिवेश का फर्क है। क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र में पला बढ़ा, कस्बाई जीवन में मैंने जीवन यापन किया, मेरे बच्चे ने अपनी समझ शहरी क्षेत्र में पाई। तो ऐसी स्थिति में उसके बौद्धिक स्तर में, उसकी जिज्ञासाओं में, उसके प्रश्नों में, और उसकी जो आप लेखन लिख रहे हैं उसके इंटरेस्ट में और उसकी अभिरुचि में, मेरी अभिरुचि में फर्क आना लाजमी है। तो वहां पाठक वर्ग हमारा महत्वपूर्ण बन जाता है। और जब पाठक वर्ग महत्वपूर्ण बन जाता है, विमला जी आपकी एक खास बात, विमला नागला जी, मुझे जो लगी, मैं बीच में छूट गई थी मेरे से बात, कि जब बात हम कर रहे थे कि अगर यात्रा वृतांत में सिर्फ यात्रा का विवरण है तो मुझे नहीं रुचता, और अगर पत्र में सिर्फ घर परिवार की बातें करके आप छोड़ देते हैं तो भी वो अपीलिंग नहीं होगा। आपकी जो ऊर्जा पुंज है जो आपका, और जिसके लिए आपको पढ़ा जाना चाहिए, जो अपीलिंग होता है, वो है जिस पत्र में जहां का जिक्र, विमला जी ने बहुत बारीकी से उसको उकेरा था, जिस पत्र में जहां का आप जिक्र करते हैं। मैंने जैसे एक पत्र, शायद दादी के नाम होगा, पहला ही होगा शायद, आपने सम और जैसलमेर के शायद दोरोंकार और कार, तो उस वैभव संपदा को, वहां की जो सांस्कृतिक परंपरा है, वहां के जो संस्कार हैं, उस पूरे परिवेश को आपने सहज भाव से, कहीं ये नहीं लगता कि ये जबरन ठूसा गया ज्ञान है, उसका वो ऊपर से कोई अधिरोपित किया गया या थापित किया गया। सहजता से उस प्रवाह के साथ आपने उस पूरे सांस्कृतिक, जैसलमेर की उस पूरी सांस्कृतिक परंपरा को, वहां की हवेलियों को, वहां के सम के दौरों को, राजस्थान की जो पुरातन संस्कृति रही है, अब जो बदलाव आ रहे हैं, उन सबको बड़ी सहजता के साथ आपने पाठक को सौंपा है। ये आपकी ऊर्जा है, ये आपकी ऊर्जा है। इसलिए इन पत्रों को, क्योंकि आपके पत्र के माध्यम से सिर्फ दादी का संकेत या पोती का संकेत नहीं है, माँ का या बेटी का संकेत नहीं है, गुरु या शिष्या का संकेत नहीं है। चिरमी कोई पात्र का, आपने भले ही पात्र माना हो उसको, लेकिन चिरमी एक, वस्तुतः अगर देखे तो चिरमी एक पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हुई चलती है, एक पूरे समाज का एक प्रतिनिधित्व करती हुई चलती है, जिसमें उसको आप लिंग भेद से भी नहीं देख सकते कि वो चिरमी एक कोई लड़की है, नहीं, उसमें स्त्री और पुरुष दोनों समाहित है, पाठक वर्ग उसका, क्योंकि उसकी अपनी ज्ञान पिपासा है, उसकी अपनी जिज्ञासा है। तो उसके प्रश्न मनोनुकूल जो भी उसमें दिमाग में आते हैं, उसके मन में आते हैं, वो चलते रहते हैं। तो वो जो आपकी रचनात्मक प्रविधि है, इस प्रविधि में जो सहजता से शामिल होता है, वो वहां का परिवेश, वहां की संपदा, वो आपकी ताकत है। इसलिए इस ताकत के कारण से आपके पत्र पठनीय बन पड़े हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर विमला जी ने जैसा जिक्र किया, भंडारी जी ने, कि भाई 2023 तक आपने ये किताबें लिखी, कहीं न कहीं वहां पत्रों का संकेत है। तो चूंकि आप सूरज सिंह जी नेगी की इस जो वैचारिक अनुष्ठान है, जो एक सांस्कृतिक अनुष्ठान है, निरंतरता से जुड़ी है। और जब कोई, हमारे यहाँ तो चुटकुलों में भी कहते हैं विमला जी, कि एक अध्यापक अगर रात को नींद में सोता है और उसको स्वप्न आता है, तो नींद में भी बड़बड़ता है, लाइन में लगो, लाइन में लगो, लाइन में लगो। एक कंडक्टर अगर नींद में सोता है और उसको स्वप्न आता है, पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे चलो, तो फिर विमला नागला जी अगर पत्र शैली को 2023-25 तक लाती हैं, तो उस परंपरा में मैं इसको देखता हूं, क्योंकि जिस परिवेश में वो पल बढ़ रही है, पुष्पित हो रही है, पल्लवित हो रही है, बौद्धिक
संपदा से बौद्धिक अपने आप को संपन्न बना रही है, ऊर्जा संपन्न बना रही है, तो ये होना लाजमी है। मैं एक छोटी सी, चूंकि समय काफी हो रहा है, सूरज सिंह जी नेगी को सुनने का बड़ा मन है, तो मैं एक कथा वस्तु विमला नागला जी के लिए देता हूं और शुभकामनाओं के साथ। एक नदी के किनारे एक कोई, खैर योगिता जी तो बड़े बड़े कार्यक्रम करती है तो इन्होंने तो सुन रखी होगी, आप सब विदुषी महिलाएं हैं और नेगी साहब तो खैर हमारे सबके संरक्षक हैं ही। एक नदी के किनारे एक कोई प्रतियोगिता आयोजित हुई मेंढकों की, और एक खड़ा पोल था। प्रतियोगिता ये थी कि वो जो मेंढक इस पोल पे चढ़ के टॉप तक जाएगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा, विजेता घोषित किया जाएगा। मेंढक आते गए, चूंकि पोल तो फिसलन भरा होगा, चिकना भी होगा, लोहे का पोल था, खड़ा पोल था। मेंढक चढ़ते, कुछ थोड़ी दूर चढ़ते, फिर गिर जाते, फिर दूसरा आता, तीसरा आता। एक मेंढक एक बार, दो बार, तीन बार, पांच बार, सात बार गिरता रहा, उसकी गति बढ़ती रही, ऊपर और ऊपर चलता रहा। लोग, वोटिंग तो करना जमाना है, अच्छे काम को हम सराहें या न सराहें, लेकिन आज का समय ये कहता है कि बुराई में तो हम आवश्यक रूप से शामिल होंगे। किसी को हूट करना है तो उसमें हम पीछे कैसे रखते हैं, क्योंकि प्रसन्नता के साथ और किसी को सराहे जाने के लिए साथ, उसके लिए तो हमें कलेजा चाहिए और मन उदार चाहिए, लेकिन हूट करने के लिए तो हम तैयार ही बैठे रहते। उस मेंढक को हूट करने के लिए बार बार नारे लगते, ये गिरा, वो गिरा, ये गिरा, वो। खैर अंततः वो जैसे तैसे उस पे टॉप पे पहुंच जाता है। हालांकि सांकेतिक कथा है, बोध कथा भी मान सकते हैं। तो एक मीडिया पर्सन आता है, मीडिया पर्सन आता है और उससे प्रश्न करता है कि भाई इतने सारे मेंढकों ने भाग लिया, कोई टॉप तक नहीं पहुंच पाया, बस ये आपको इतने हूट कर रहे थे, तो आप कैसे पहुंच पाए यहां पर? तो एक दूसरा जो उसका मित्र मेंढक था, उसने कहा साहब आप किससे प्रश्न कर रहे हो, ये तो बहरा है, इसको तो सुनाई नहीं देता। तो उसको संकेत में समझाया गया कि भाई तू ऊपर तक, ये इतना अल्लाह कर रहे तो ऊपर तक कैसे, कि ये अल्लाह कर रहे थे, मुझे लगा रहा था ये मेरा उत्साह वर्धन कर रहे हैं, तुम जा सकते हो, तुम पहुंच सकते हो, तुम कर सकते हो, और इसी को उत्साह मानते हुए मैं तो ऊपर तक पहुंच गया। तो विमला जी, मैं तो आपको कहूंगा उस मेंढक की तरह ऊपर चलते रहिए। आपका आभार मुझे जोड़ने के लिए अनुष्ठान से, और पुनः आप सबको प्रणाम। बहुत सुंदर, आपने बहुत सारी मतलब तरीके से पुस्तक को खोला और उनकी जो लोक संस्कृति को बचाने की मुहिम, पत्र की मुहिम, दोनों के साथ साथ आपने जहां आपको लगा कि इस विषय पे बात होनी चाहिए उस पर भी अपनी बातों को रखा, और बहुत सार्थक चर्चा से हम सब लोग आनंदित हुए। जहां तक पत्र विधा की बात आती है तो मुझे बार बार इंदिरा गांधी को लिखे जवाहरलाल नेहरू के पत्र याद आते हैं, लिंकन के अपने शिक्षक को लिखे पत्र याद आते हैं, नाला सोपारा की याद आती। कितनी सारी कहानियां हैं जिनमें पत्र लिखे गए और पत्रों के माध्यम से अपनी बात पहुंचाई गई। मैंने भी एक कहानी इसमें लिखी, प्रिय बेटे सौरभ, माँ का बच्चे को पत्र। लेकिन बच्चों द्वारा लिख करके एक बच्चा लिखे ऐसा पत्र, मतलब मैंने ऐसी पुस्तक मैंने पहली बार पढ़ी, तो इससे बहुत आनंद आया इस पुस्तक को पढ़ने में। और मुझे एक दोहा याद आ रहा है जो मैंने कभी लिखा था, लिख लिख पाती प्रीत की भीग रहे हैं नैन, आखर आखर बोलता मनवा है बेचैन। यानी कि बहुत सुंदर। पत्र पत्र जो है वो हमारी पूरे इमोशंस को पूरी तरह से व्यक्त कर देते हैं, जो मैसेज नहीं कर पाते। मैसेज में हम लोग ढेरों इमोजी लगा देते हैं, कितने सारे इमोजी हैं, कई के तो मतलब ही नहीं पता है, बच्चे बताते हैं इसके ये मतलब हो सकता है, इसका ये मतलब हो सकता है, लेकिन वो बात नहीं आती जो 2 लाइन 2 पंक्तियां पत्र की पढ़ करके जो मन में उत्साह आता है। पहले तो सिर्फ 2-3 लाइन के भी पोस्ट कार्ड जो आते थे, कुछ 4-5 लाइनें लिखी होती थी, फिर भी हम लोग उनको सहेज के रखते थे, क्योंकि उसमें जो भाव भरे होते थे उन 3 लाइनों में, वो जो मौन का संवाद होता था, वो आज दुर्लभ है, और इसीलिए आज रिश्तों में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। खैर, अब हम जिन वक्ता को बुलाने जा रहे हैं उनके सम्मान में क्या कहूं, क्योंकि उन्होंने ही इस पत्र लेखन की विधा को शुरू किया, सहेजा और आगे बढ़ाने का प्रयास किया है।
ये एक तरह से एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है कि जब हम किसी विधा को सहेजना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने बहुत काम किया है। मैंने उनका परिचय पढ़ा तो मैंने देखा कि इतना सारा काम उन्होंने पत्र लेखन विधा को एक मुहिम के तौर पर लिया और लगातार उस पे काम करते जा रहे हैं। लेकिन मतलब मैं बहुत आनंदित भी हुई इस बात से, और मुझे लगा कि हम सब लोगों को लिखना चाहिए, दायित्व तो बन जाता है कहीं न कहीं कि सब लोग पत्र लिखें और इस विधा को सहेजें अपनी-अपनी तरीके से, और बच्चों के लिए सहेजें तो और भी अच्छा है। अब मैं उनका छोटा-सा परिचय पढ़ना चाहूँगी, क्योंकि उनका परिचय इतना सारा है और मैं बहुत आनंदित हो रही थी उनका इतना बड़ा परिचय पढ़ कर के कि इतने महत्वपूर्ण लोग कार्यक्रम में हों तो उत्साह ही बढ़ जाता है कार्यक्रम करने का। तो डॉक्टर सूरज सिंह नेगी जी की शैक्षिक योग्यता है एम.कॉम प्रथम श्रेणी, एम.फिल प्रथम श्रेणी, ए क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान विषय पर वर्ष 1994 में राजस्थान विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट। साहित्यिक सफर, प्रकाशित रचनाएं, पापा फिर कब आओगे कहानी संग्रह, रिश्तों की आंच उपन्यास, वसीयत उपन्यास, नियति चक्र उपन्यास, ये कैसा रिश्ता उपन्यास, सांध्य पथिक उपन्यास, मेरी इजा संस्मरण, फिर थोड़ा सा खोलने में देर हो रही है तो मेरे ख्याल से आप लोग इसको अन्यथा ना लीजिए, क्योंकि नेट थोड़ा वीक चल रहा है। पुस्तक संपादन आपने जो किया है वो पत्र विधा पर आधारित इतनी सारी पुस्तकों का संपादन किया। माँ की पाती बेटी के नाम, पत्र पिता के, बच्चों के पत्र, एक पाती मीत को, प्रकृति की पुकार, शिक्षक को पत्र, बापू की चिट्ठी, माटी की पुकार, पाती स्मृतियों के झरोखों से, पाती डाकिये को, लिख दी पाती बाबुल को, गौरैया की पुकार, लिख दूं पाती यादों के गलियारे से, बच्चों की पाती मतदाताओं के नाम, और मैं बाबुल की परछाई, बेटियों के पत्र। इतने सुंदर इनके टाइटल हैं कि मतलब मुझे तो लग रहा है कि इन किताबों को पढ़ना चाहिए। सांझ के दीप, ये कहानी विधा पर आधारित पुस्तकों का संपादन है। अन्य पुस्तकें हैं जीवन एक संघर्ष और भविष्य की उड़ान। इसके अतिरिक्त इतने सुंदर टाइटल के नाम सुनकर ही मुझे लगा कि इस विषय में जो है इन किताबों को पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि पत्र का जो मोह होता है ना वो छूट नहीं रहा है कि हाँ इतने सुंदर पत्र लिखे होंगे, क्योंकि इसी किताब से पत्रों से जुड़ी हूँ। पुस्तकों का कई पुस्तकों का अनुवाद किया, जैसे रिश्तों की आंच उपन्यास का उर्दू में अनुवाद हुआ है, नियति चक्र उपन्यास का बांग्ला में उपन्यास अनुवाद हुआ है जिसका नाम है बगत रोफेर, और ये कैसा रिश्ता उपन्यास का के वो संबंध शीर्षक से गुजराती भाषा में अनुवाद हुआ है। साझा पुस्तक संग्रह है साहित्य कुंदन, दुनिया घुटनों पर, नए भारत की शिक्षा, बाल साहित्य, धरोहर 2024 की कहानी। सामाजिक एवं आर्थिक विषयों पर लेखन है जिसमें कि 2 दर्जन से अधिक आलेख, निबंध, कहानियां हैं, जिसमें कि जो निम्न पत्रिकाओं पर प्रकाशित हैं: योजना, कुरुक्षेत्र, द कोऑपरेटर, क्रॉनिकल, राजस्थान विकास और रावेरा। इसके अतिरिक्त आप महत्वपूर्ण आपका जो पत्र लेखन में काम है वो तो हम लोग हतप्रभ हैं ही हैं उसको देख करके, और इसके अतिरिक्त जो आपका काम है वो जयपुर साहित्य संगीति विशेष साहित्य सम्मान 2023 में मिला है, सावित्री बाई फुले सामाजिक समरसता पुरस्कार 2022 में, साहित्य श्री सम्मान साहित्य संपर्क संस्थान द्वारा 2024 में, उपन्यास ये कैसा रिश्ता को आचार्य विद्यानुग स्मृति सम्मान, माँ धनपति देवी स्मृति सम्मान कथा साहित्य सम्मान 2023 में, जनक दुलारी मिश्रा साहित्य भूषण सम्मान 2024 में, और इस समय राजकीय सेवा निर्वहन के लिए वर्ष 2005 में उपखंड स्तरीय सम्मान, वर्ष 2003 एवं 2015 में श्रेष्ठ कार्य संपादन के लिए गणतंत्र दिवस पर जिला स्तरीय सम्मान, वर्ष 2023 में महामहिम राज्यपाल महोदय राजस्थान द्वारा राज्य स्तर पर सम्मानित। संप्रति इस समय आप राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी, विशिष्ट सहायक राज्य मंत्री, सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन विभाग में कार्यरत हैं। तो बहुत आदर और सम्मान के साथ मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, आप आइए और इस पुस्तक पर अपनी बात रखें। स्वागत है आपका। नमस्ते मैम, बहुत अच्छा लग रहा है
और आज का ये जो इतना सुंदर आयोजन आपके द्वारा सजाया गया है, मैं सर्वप्रथम आदरणीय वंदना जी को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि हम जो लेखक लोग हैं, लेखन कला से जुड़े हुए हैं, वो अपना सबको न्यौछावर कर देते हैं, लिखते हैं, लेकिन लिखने के बाद वो आम पाठक तक कैसे जावे, आम लोगों तक कैसे जाए, इसके लिए एक सूत्रधार बनता है। और ऐसे सूत्रधार हमेशा पूजनीय होते हैं, जो लेखक की लेखनी को अन्य लोगों तक ले जाते हैं। तो आपका काम बहुत बड़ा कार्य है, इसके लिए मैं आपको और आपका जो अटूट बंधन जो मिशन चला रखा है, इसको मैं आपको नमन करता हूँ। इस कार्यक्रम से जुड़ी हमारी आदरणीय डॉक्टर विमला भंडारी जी, जिनका नाम कोई जाना पहचाना नाम है, न केवल राजस्थान बल्कि देश विदेश में भी आपका बहुत बड़ा नाम है। आप बाल साहित्य की बात तो कर ही रही हैं, लेकिन उससे कहीं अधिक आपके मन में जो करुणा का भाव, एक मातृत्व भाव है, किस तरह से आप लोगों को साथ लेके चलती हैं, इसके लिए मैं आदरणीय विमला भंडारी जी को मैं नमन करूंगा। इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हमारे आदरणीय रवि पुरोहित जी, जिनके लिए कहने को शब्द नहीं है, आप इतनी बड़ी संस्था को चला रहे हैं और इतने सौम्य भाव से सबको मदद करते हैं, सहयोग देते हैं, और बड़ा विनम्र भाव आपका रहता है। सबको जानते हुए भी पंडित जो इतना बड़ा आपकी है पुरोहित जी आप हैं, सबको जानते हुए भी जो कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, तो ये विद्वानों की, बड़े लोगों की, ये उनका एक परिचय होता है। और इस पुस्तक की जो लेखिका हैं आदरणीय विमला नागला जी, उनको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ इस बात के लिए कि आपने एक नया मिशन, एक नई, जैसे रवि जी कह रहे थे अभी कि पत्र आधारित पुस्तकों का अभाव रहा है, तो आपने एक नई पहल की है अपनी लेखनी के माध्यम से। यहाँ अधिक समय नहीं है कि आपके कृतित्व के बारे में मैं ज़्यादा यहाँ बोलूँ, क्योंकि मेरे से पहले आदरणीय विमला भंडारी मैम और रवि जी ने काफ़ी कुछ बोल दिया। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको हुलसी चिरमी लिख लिख पाती के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। पहली बात तो यह कि पत्र विधा में आपने 11 पत्रों का संकलन किया और राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में आपने इनको भेजा पांडुलिपि, और वहाँ पत्र विधा में वो पुस्तक जो है शामिल की गई और उसका चयन हुआ। और दूसरा, अभी पिछले 3 दिन पहले ही लाल सोट की एक बहुत बड़ी संस्था है, अनुराग संस्था, जो हर साल बड़े बड़े साहित्यकारों को सम्मानित करती है, उसमें आदरणीय विमला नागला की जी की जो पुस्तक है आज जिस पर हम बात कर रहे हैं, हुलसी चिरमी लिख लिख पाती, इस पाती पुस्तक का चयन हुआ है। विमला जी उसमें सम्मानित होने जा रही हैं। 20 दिसंबर को आपका सम्मान होगा। इसके लिए भी आपको बहुत सारी हमारी तरफ से, सबकी तरफ से बधाई, शुभकामनाएं। और इस पटल पर पिछले लगातार 1 घंटे से जो लोग भी जुड़े हुए हैं, हमारे सभी दर्शक इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, मैं उनको भी मेरी तरफ से नमन करता हूं। पुस्तक चर्चा पर इससे पहले मैं एक खास निवेदन करना चाहूँगा कि साहित्य में पत्र लेखन विधा जिसकी बात चल रही है, तो पत्र लेखन विधा साहित्य की एक ऐसी विधा है जो संप्रेषण की या अभिव्यक्ति की एक महत्वपूर्ण विधा है। अगर आपको अपनी बात किसी को कहनी है या किसी की बात सुननी है, तो सबसे बड़ा जो माध्यम पहले रहा है, आज भी है और आगे भी रहेगा, वो पत्र के माध्यम से हम अपनी बात, अपनी अभिव्यक्ति को बहुत आसानी से कह सकते हैं। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जब आप किसी को पत्र लिखते हैं तो लिखते वक्त आपकी आंखों के सामने उसका पूरा अक्स उतर जाता है, वो आपके सामने होता है। और जब जैसे आपने पत्र लिखा, वो उस पत्र को पढ़ रहा होता है,
तो पत्र लिखने वाले का जो चेहरा है, अक्स है, वो उसके सामने आ जाता है। तो जहाँ पत्र लिखने वाला और पत्र वांचने वाला, इन दोनों के मध्य में एक तरह का तारतम्य बैठ जाता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी एक ताकत है। इसीलिए पत्र विधा न केवल हमारी देश की बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी विधाओं में, सबसे प्राचीन विधाओं में, साहित्य की विधाओं में आया है। मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता का हम पढ़ते हैं इतिहास में, वहाँ पत्रों का उल्लेख मिलता है। हम फारस की रानी की बात करें, 500 ईसा पूर्व में उनका एक पत्र का उल्लेख मिलता है। हमारे हिंदुस्तान में तो बाद में पत्र लेखन पर साहित्य आया है, लेकिन उससे पहले हम उपन्यासों की बात अगर हम करें, एपिस्टोलरी लिटरेचर जिसको कहा जाता है कि पत्र के आधार पर अगर साहित्य लिखा जाए तो पत्रात्मक साहित्य होता है। तकरीबन 1740 ईस्वी में रिचर्ड मैनुअल ने सैमुअल रिचर्डसन ने 1740 में एक उपन्यास लिखा, और वो उपन्यास पूरा का पूरा पामेला, एक घर की नौकरानी है, वो नौकरानी पत्रों का उसमें संकलन है। किस तरह से उसमें पत्र के माध्यम से उन्होंने एक उपन्यास की रचना कर दी। हमारे देश की हम बात करें, आज़ादी से पहले रविन्द्रनाथ टैगोर की जो कहानी है मुझे याद आती है, 1314 के आसपास उन्होंने लिखी है, पत्नी का पत्र। बड़ा मार्मिक पत्र है। बंगाल में महिलाओं की क्या दशा थी, क्या स्थितियां थी, वो उस कहानी में उसका जिक्र आता है। तो पत्र साहित्य का अपना बहुत बड़ा स्थान है, योगदान है साहित्य में। इससे तो कोई गुरेज नहीं, ना कोई इससे इनकार कर सकता है। और हम लोग खुश नसीब हैं कि हमारा जो पत्र विधा की जो एक मुहिम चल रही है, आज सभी लोगों का सहयोग जिसमें है। तकरीबन अब तक 3 लाख पत्र जिसमें लिखवाए जा चुके हैं। 2.5 लाख पत्र अकेले स्कूली और कॉलेज के बच्चों ने लिखे हैं। तकरीबन इन पत्र आधारित में आ चुकी हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस कार्यक्रम को जब हमने शुरू किया था 2018 में, तब से विमला नागला जी इससे जुड़ी हुई हैं। और मैं यहाँ बताते हुए मुझे बहुत हर्षानुभूति हो रही है कि जो पहला हमारा पत्र विधा का विषय था, गुरु की पाती शिष्य के नाम, उसमें विमला नागला जी प्रथम स्थान पर आई थी। इनका जो पत्र था वो पहले स्थान पर आया था। अब इन जो 11 पत्र जो इसमें विमला जी ने संजोए हैं, बहुत खुशी हो रही है कि जो हमने विषय दिए, बापू की चिट्ठी, प्रकृति की पुकार, माँ की पाती बेटी को, बेटी के पत्र माँ को, यादों के गलियारे से, तो आप इसमें बहुत गहराई से, मैं आप इसको पढ़ रहा था तो इसमें आप देखेंगे कि उन विषयों के इर्द गिर्द आदरणीय विमला नागला जी ने वो पत्र लिखे। तो मैं पूरे पाती जो परिवार है उसकी तरफ से भी विमला जी का बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करूंगा। अब बात आती है पुस्तक की। इस पर बोलने के लिए ज़्यादा मेरे पास शब्द भी नहीं है, समय भी नहीं है, क्योंकि सबसे अंत में जो बोलने वाला व्यक्ति होता है उसको 2 फायदे होते हैं। एक तो कम बोलना पड़ता है, क्योंकि पहले वाले जो वक्ता हैं वो सब कुछ बोल चुके होते हैं, इसलिए ज़्यादा शब्द नहीं, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूँगा। इसमें 2 संदेश बहुत ही जो सिद्ध हस्त हैं साहित्य में ही नहीं, बल्कि जो अपने गुणों से भी बहुत ही गुणी हैं, जिनका हम सम्मान करते हैं, आदरणीय कमल कपूर जी। कमल जी ने अपने संदेश में लिखा है, पत्र लेखन विधा साहित्य की एक सुंदर और पुरातन विधा है। जब कमल जी जब इस बात पर मोहर लगाती हैं तो ये बात सिद्ध हो जाती है और हमें गर्व होता है पत्र लेखन पर। दूसरा जो संदेश है वो जयपुर की आशा शर्मा अंशु जी का है। वो इसमें लिखती है कि संवेदना की कोख से सृजन जन्म लेता है। कितनी बड़ी बात इस छोटे से वाक्य में कह दी है। मैं उन दोनों जो विदुषी बहनें हैं उनको भी मैं नमन करता हूँ। अब लेखिका के शब्द आप देखिए, आदरणीय विमला जी, वो अपने 2 शब्द में लिखती हैं कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि बालपन में मुझे अपनी दादी, नानी और माँ से कहानियाँ सुनने का अवसर मिला। घर में साहित्यिक वातावरण ने ही मेरे मन में सहज रूप से साहित्य के प्रति अनुराग पैदा कर दिया।
कि आज के दौर के युवाओं के लिए, किशोरों के लिए, जो गृहस्थ जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए बिमला जी का बहुत बड़ा संकेत है कि अगर आपको बच्चों को सही दिशा में ले जाना है, संस्कारित उनको करना है, तो घर में आप एक ऐसा माहौल बनाएं, कहानियों का, कविताओं का, एक दूसरे को सुनने का, सुनाने का, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारी पीढ़ी को बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। तो इसके लिए बिमला जी को मैं बहुत बधाई देता हूँ। कुल जो पत्र इस पुस्तक में आपने शामिल किए हैं वो 11 पत्र बिमला जी ने इसमें शामिल किए हैं। चिरमी आप खुद बन गई हैं, नाम चिरमी भले दे दिया हो, लेकिन चिरमी स्वयं आप प्रकट हो गई हैं। तो आप जब चिरमी लिखती है तो 6 पत्र इसमें चिरमी ने लिखे हैं अन्य को, और बाकी जो 5 पत्र हैं वो अन्य के द्वारा चिरमी जी को लिखे गए हैं। बहुत ही खूबसूरत पत्र हैं। मैं बहुत संक्षेप में इन चीज़ों को बताऊंगा। प्रत्येक जो पत्र हैं, जैसे कि आदरणीय रवि जी और मैडम विमला भंडारी जी कह रही थी, ये महज पत्र नहीं है कि चिरमी ने नानी को लिख दिया, सहेली को लिख दिया, बापू को लिख दिया, बल्कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं। और ये संपूर्ण मानव जाति और खासकर जो हमारे बच्चे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी है, उन पीढ़ियों को एक बहुत बड़ा संदेश है इन पत्रों के माध्यम से। और साहित्य का यही अर्थ रह जाता है। साहित्य तभी परिपक्व माना जाता है, तभी सही अर्थ माना जाता है, जबकि आप जो लिख रहे हैं वो किसके लिए लिख रहे हैं। समाज को उसे पढ़ने से, उसको गुनने से क्या मिलने वाला है, जब ये चीज़ उसमें आ जाती है तभी उसकी सार्थकता होती है। अब आप पाती प्रीत की हम बात करें, पहली पाती है, इसमें 2 बातों पर विशेषकर आपने गौर किया है। पहली कि चिरमी अपनी दादी जी को, जो दादी साहब को जो पत्र लिखती है, वो कहती है कि मैं मोबाइल का कम उपयोग करूंगी। मोबाइल का कम उपयोग उसने ठाकुर जी के सामने प्रण ले लिया और उसका रिजल्ट भी बताया कि जो बच्चे मोबाइल का कम प्रयोग करते हैं उसके अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक आए। क्योंकि आज बच्चे मोबाइल छूट नहीं रहा है। तो बिमला जी का ये जो पत्र है ये उन बच्चों को संकेत दे रहा है कि मोबाइल आपके जीवन में किस तरह से विष घोल रहा है। दूसरा, बिमला जी का जो पत्र है ये पाती प्रीत की, इसमें जैसलमेर की यात्रा बैठे बैठे हम लोग यहाँ कर सकते हैं। जैसे आदरणीय विमला भंडारी जी की किताब पे पिछले दिनों चर्चा थी, बहुत सार्थक थी, अमेरिका से किया सैर। तो अमेरिका से मुलाकात में आप अमेरिका भले नहीं जाएंगे, लेकिन आदरणीय विमला भंडारी मैम की किताब को जो पढ़ेगा, अमेरिका से मुलाकात, वो मुलाकात निश्चित रूप से कर देगा। जो जैसलमेर नहीं गया हो, सम के दौरे नहीं देखे हैं, विमला जी की किताब को पढ़ें तो आपको वहाँ जैसलमेर नजदीक, बिल्कुल सामने नज़दीक आएगा। दूसरी जो चिट्ठी है वो यादों का खजाना शीर्षक से दादी ने चिरमी को लिख दिया। चिरमी को जो लिखा है दादी ने, दादी भी चिंतित है। हमारी जो घर की बड़ी बूढ़ी माताएं हैं, दादियां हैं, नानियां हैं, वो आज इस बात से चिंतित हैं कि बच्चे मोबाइल की गिरफ्त में आ चुके हैं। और वो दादी और नानी ये बता रही है कि आप मोबाइल से नहीं बल्कि दोस्ती पत्रों से करो, आप पत्र लिखें। और इस पुस्तक में जो संदेश दिया है दादी ने, एक तो ये दिया है, दूसरा उत्तराखंड की यात्रा का सजीव चित्रण है। मुझे उत्तराखंड से आने का सौभाग्य है। तो जब मैं इस पुस्तक को पढ़ रहा था, इस पत्र को, तो एक एक कर आंखों के आगे वो सब चित्र सजीव हो रहे थे। तो आपकी लेखनी में ये बहुत बड़ा जादू है कि जब हम उसको पढ़ने बैठते हैं तो वो सब के सब सजीव चित्रण होता है। ये एक लेखक के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। दादी ने अपनी चिरमी को इसमें एक संदेश और दिया है कि प्रतिदिन आप डायरी लिखें। बच्चों को अगर डायरी लेखन के लिए प्रेरित कर दिया जाए तो आज जो अवसाद हैं, जो कुंठाएं बच्चों में घर कर गई हैं, उनका मुंह नहीं खुलता, संवादहीनता आ रही है, तो अगर कहीं ना कहीं वो अपने मनोगत भावों को डायरी के माध्यम से उकेरेंगे तो निश्चित रूप से बच्चे अवसाद से आगे आ सकते हैं। बिमला जी को इसके लिए मैं बधाई दूंगा। तीसरा पत्र है, जाके पैर न फटे भी भाई, बहुत शानदार पत्र है। और ये प्रकृति की पुकार, हमारी एक प्रतियोगिता थी, मुझे उसकी याद आ गई कि प्रकृति कभी अमलतास का पौधा बन करके, कभी तुलसी बन करके, कभी पहाड़ बन करके, कभी खेत बन करके, कभी नदी बन करके वो मानव जाति को पत्र लिखें। विमला जी ने को एक पत्र लिखा है प्रकृति माँ ने, और प्रकृति माँ रो रही है कि बिटिया आज भले ही आप पर्यावरण दिवस मना लें,
5 जून को, लेकिन मेरे क्या हाल हो गए हैं। तो इस पर बहुत बड़ी चिंता है और चिरमी को वो माध्यम बनाती है। उस पत्र को पढ़ करके वाकई में हमारा मन द्रवित हो जाता है कि हमने अंतिम दौड़ में हम कहाँ पहुँच गए हैं, क्या कर बैठे हैं, हमें क्या करना चाहिए। ये प्रकृति की जो चिट्ठी है चिरमी को, वो हमें इसमें पढ़ने को मिलता है। एक चिट्ठी बहुत ही शानदार बिमला जी ने लिखी है, पीर पराई जाने रे में। आदरणीय बिमला भंडारी मैडम ने इसका उल्लेख किया था। ये बापू जी ने चिरमी को चिट्ठी लिखी है और बापू जी यह कहते हैं चिरमी को कि जीवन में कभी भी झूठ का सहारा मत लो, असत्य का सहारा मत लो, हमेशा सत्य का मार्ग चुनो। जीवन में मेहनत से बड़ी कोई पूंजी नहीं हो सकती है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, श्रम को ही अपनी शक्ति बनाओ। ये इसमें इस पत्र में संदेश निहित हैं। अगर ये आज के बच्चे इस पर विचार करें तो निश्चित रूप से वो बहुत कुछ उनको मिलेगा। और इस पत्र को पढ़ करके मुझे ऐसा लगा कि कितने सहज भाव में लेखिका ने अपने विचार रख दिए। बापूजी के माध्यम से निश्चित रूप से इस पुस्तक का स्वागत होगा। एक है लिखती पाती। अब आप देखिए, चिरमी डाकिया को भी नहीं भूली। डाकिया हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा अंग हुआ करता था। हमारे सुख दुख में हमेशा वो शरीक होता था, हमारे पत्रों को बांसता था, कोई संदेश भेजने हैं वो करता था, यानी कि परिवार का एक मुखिया था। ये बिमला जी की संवेदनशीलता है कि आप न केवल अपनी दादी को लिख रहे हैं, अपनी माँ को लिख रहे हैं, अपनी बहन को लिख रहे हैं, बल्कि एक डाकिया, भले आपका उससे खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन उससे भी बढ़ करके आपने मोहन काका को, डाकिया को चिट्ठी लिखी है और उसमें ये कहती हैं कि मायाड़ भाषा से लगाव, यानी कि राजस्थानी भाषा से लगाव किया जाए। ये सभी पूरे राजस्थानी लोगों के लिए हमारे लिए गर्व की बात है कि जब मायाड़ भाषा की बात आती है आप अपनी चिट्ठी में इस बात को उकेरती हैं। इसके लिए आपको बधाई। और एक इस पत्र को पढ़ बहुत अच्छा सीखेंगे बच्चे। पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय लिफाफा, शायद आजकल के बच्चे समझ नहीं पाते ये भी कोई चीज होती है। बिमला जी ने अपने पत्र में बखूबी इसका उल्लेख किया है कि 15 पैसे का पोस्ट कार्ड आता था। बच्चों को तो ये भी पता नहीं पिन कोड क्या होता है, ये इसमें इन्होंने उल्लेख किया। तो कहने का ये अभिप्राय है कि ये जो पुस्तक है हुलसी चिरमी लिख लिख पाती, ये केवल उन पत्रों का ही संकलन नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से आप बहुत सारा ज्ञान का पिटारा लेकर के आ गई हैं। अब चिरमी बहुत संवेदनशील है और ठाकुर जी की सेवा करती है। बिमला जी बहुत ही आध्यात्मिक हैं, हम सब जानते हैं। ईश्वर में आपकी प्रगाढ़ आस्था है, इसलिए वो हमेशा आपका साथ देता है। ठाकुर जी को एक चिट्ठी लिख दिया आपने, और ठाकुर जी को चिट्ठी कब लिखी? ठाकुर जी को चिट्ठी लिखी जब प्रकृति माँ ने आपको एक चिट्ठी लिखी। प्रकृति माँ ने ये कहा कि मेरा जो पर्यावरण का असंतुलन हो गया है, मैं बहुत दुखी हूँ। तब चिरमी विचलित हो जाती है और विचलित होकर के वो कहे तो किसको कहे। हम सब अपनी बात कह सुन करके थक जाते हैं, चाहे किसी भी अधिकृत लोगों के पास जाए, कहाँ जाएं, लेकिन जब सुनवाई नहीं होती है तो अपने जो ढोक है, अपना जो हम अपनी जो बात कहते हैं वो अपने ठाकुर जी को, अपने ईश्वर को कहते हैं। बिमला जी ने चिरमी बन करके ठाकुर जी को चिट्ठी लिखी और उसमें ठाकुर जी को पत्र लिखा कि पर्यावरण का संरक्षण हो, भ्रष्टाचार पर रोक लगे, मिलावटखोरी पर रोक लगे, जातिगत भेदभाव नहीं हो, संवेदनशील सब लोग हों। ये चिट्ठी में उन्होंने ठाकुर जी को अपने मन के उद्गार व्यक्त किए हैं। ये लेखक की एक संवेदनशीलता को दर्शाता है। इसके लिए बिमला जी को बहुत बहुत मैं नमन करूंगा। अगला पत्र है करत करत अभ्यास के आगे छोड़ दिया। वो चिरमी ने अपनी नानी को लिखा है। अब आप देखिए, क्योंकि चूंकि बिमला जी एक शिक्षिका हैं, एक अध्यापिका हैं और इस बात को मानती हैं कि हिंदी दिवस पर ही केवल हम हिंदी की बात नहीं करें। हमारा जो फर्ज है केवल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मना लिया, ढोल तमाशे कर लिए, उससे नहीं हो जाता, बल्कि हम जब हिंदी भाषी हैं, हिंदी भाषा में लिखते हैं, तो हमें अपनी हिंदी भाषा पर गर्व होना चाहिए। इसकी चिंता चिरमी कर रही है और हिंदी भाषा पर गर्व के लिए वो सबसे पहले शुद्ध लेखन पर वो जोर देती हैं कि हिंदी में शुद्ध लेख हो, अनुलेख हो, सुलेख हो, श्रुतलेख हो। और देखिए कितनी अच्छी बात कही है लेखिका ने
कि जिन बच्चों की मम्मी के हाथ में पुस्तकें होती हैं तो निश्चित रूप से उनकी संतानें भी पुस्तक प्रेमी होती हैं। ये बहुत बड़ा संदेश है लेखिका का। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि महज पत्र नहीं है, बल्कि इन पत्रों में छिपा हुआ बहुत बड़ा खजाना है। क्योंकि सही है, जिन बच्चों की मम्मियों के पास में, माताओं के पास में अगर पुस्तकें होंगी तो बच्चे भी सब कुछ वही सीखेंगे। विमला जी को ये सब उनके संस्कार में मिला है, उनके पालने में मिला है। एक चिट्ठी है, माँ का पत्र चिरमी को, मेरी प्यारी चिरमी। इसमें माँ को अपनी चिरमी से शिकायत है आजकल के बच्चों से कि वो बच्चे सुबह देर से बिस्तर से उठते हैं। वो उनको कह रही है कि आप सुबह जल्दी उठो, आपका आज बर्थडे है। और दूसरी बात वो जो अपनी पत्र के माध्यम से कहती हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक आयु के बाद, दौर के बाद बेटी बेटी नहीं रहती, माँ माँ नहीं रहती, बल्कि बेटी और माँ दोनों एक दूसरे की सहेली हो जाती हैं। और जब बिटिया में शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से परिवर्तन आते हैं तो क्या क्या होते हैं, हमें क्या क्या एहतियात उसे बरतनी चाहिए। एक सहेली के बतौर आपने माँ के द्वारा अपनी बिटिया को बताया है। और इस पत्र में अंत में ये भी लिखा है कि वो पिछले जन्मदिन से लेकर अब तक प्रतिदिन अपनी बिटिया को चिट्ठी लिख रहे हैं डायरी के माध्यम से। ये बहुत बड़ा प्रयोग है, हमारे पाती समूह के कई लोग इसको करते हैं कि प्रतिदिन जो उद्गार आपके मन में है वो आप डायरी में भले ही 4 लाइन लिखें, और जब बच्चों का बर्थडे आता है तो एक कलेक्शन के रूप में पूरी डायरी संदेश के रूप में उन बच्चों को देवें। ये कितनी अच्छी बात है। विमला जी इस पत्र के माध्यम से वो जो डायरी अपनी बिटिया को लिखी है वो उस दिन जन्मदिन पर उसको देती हैं। ये बहुत अच्छा मुझे लगा। एक चीज़ जो है, एक आयु के बाद जब हमारी बच्चियां स्कूल में जो पढ़ रही हैं टीन एज में, तो वो कई बार उनको कुछ चीज़ें चुभ जाती हैं, लेकिन वो अपने मन में उस बात को रखती हैं, ना तो अपने घर में माँ को कह पाती, ना भाई को कहती, ना दादी, ना नाना, ना पिता। तो इस चिरमी ने उन बच्चियों की इस पीड़ा को उजागर किया है, बताया है कि आपको अगर कहीं कोई लगे, स्कूल में, विद्यालय में अगर कहीं कुछ लगता है, आपको अखरता है, गुड टच बैड टच की हम शिक्षा देते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, तो आप सीधे सीधे अपनी मैडम को चिट्ठी लिखें, जो आपकी मैडम है, आपकी शिक्षिका हैं। क्योंकि बच्चियां हैं, बेटियां हैं, वो झिझकती हैं, उम्र का एक ऐसा दौर आता है। तो विमला जी, मैं इसके लिए आपको सभी माओं की तरफ से, हम सभी अभिभावकों की तरफ से मैं आपको साधुवाद दूंगा, धन्यवाद भी ज्ञापित करूंगा कि इस पत्र में आपने उन बातों को केरा है, बताया है कि बिटिया को संशय नहीं रखना है। कभी कोई बात आवे तो सीधे सीधे अपनी बहन जी को, अपनी मैडम को चिट्ठी लिख दे और प्रिंसिपल साहब को कहे कि आप गरिमा पेटी खोलें, हमारी बात उसमें हमने अपनी बात कह दी है। क्योंकि गरिमा पेटियां केवल वो सजाने के लिए नहीं, बल्कि उसको प्रतिदिन या सप्ताह में एक बार खोलना चाहिए। ये आपने चिरमी के माध्यम से कहला दिया है। एक जो अभी आदरणीय विमला भंडारी मैम कह रही थी, वो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। मेरा प्यारे राजस्थान, अपनी सखी आयुषी को चिरमी ने जो पत्र लिखा है उसमें राजस्थान की पूरी लोक संस्कृति, लोक जीवन, इसका पूरा उल्लेख किया है। जो राजस्थान के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहता है, इस पत्र को पढ़ ले, वो अपने आप में बहुत कुछ सीख जाएगा। अंत में ममता की महक नाम का एक पत्र है, और ये बड़ा मार्मिक है बहुत ही, क्योंकि माँ ने चिरमी को लिखा है, और चिरमी को जब लिखा है को दादी साहब नहीं रहती है, तो बुजुर्गों के स्नेह की छाया सबसे बड़ी दौलत है। यह इस पत्र में संदेश है। और देखा जाए तो आज हमारे बुजुर्ग हाशिए पर आ रहे हैं। इस पत्र के माध्यम से हमें अपने बुजुर्गों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उनका मान सम्मान करने को मिलेगा। तो ये मोटा मोटा, हालांकि रिपीटेशन भी हो सकता है, लेकिन चूंकि मेरी बात करने की मंशा थी, तो ये 11 पत्रों का पूरा सार है। विमला जी का ये जो रचना संसार है बहुत ही उत्कृष्ट है, अथाह है, शब्दों की इतनी सुंदर इसमें व्याख्या है, सहजता से, सरलता से। और जैसा कि रवि जी सर अभी कह रहे थे कि जिनके लिखा था आपने, जो पत्र जिस आयु वर्ग के लिए लिखे हैं, उन आयु वर्ग को निश्चित रूप से टच करेगा, समझ में आएगा। और मैं इतना ही कहूँगा,
और जो भी शिक्षक बंधु इस कार्यक्रम से जुड़े हैं उनसे मेरा ये भी आग्रह रहेगा कि अपने विद्यालय में, अपने स्कूलों में इस पुस्तक का जरूर आप पाठन करवाएं, बच्चों को पढ़ने के लिए दें। और पुनः मैं वंदना वाजपेयी जी को नमन करूंगा कि आपने इतना सुंदर कार्यक्रम आज संयोजित किया, मुझे भी बोलने का मौका दिया इतने देर से। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आपका साधुवाद। विमला जी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। बहुत ही विस्तार से आपने हर पत्र पे अपनी बात रखी, तो आभार शब्द बहुत छोटा है। आपने पूरी पुस्तक के हर पत्र पर जिस तरह से बात रखी है, उससे हम चर्चा सार्थक हुई हमारी। जैसा कि मुझे लगा कि ये जो पुस्तक है वो 13 से 17 साल के बच्चों के लिए, क्योंकि जब चिरमी को पहला पत्र लिखते हैं तो वो 13 साल की और फिर बाद में हॉस्टल में रहने लगती है, तो वो 17 तक पहुंच जाती है, मुझे ऐसा लगा अंदाज से। तो उस हिसाब से पत्र बहुत अच्छे और संदेश बहुत अच्छे हैं, और पत्रों में जो भावनाएं पिरोई गई बहुत अच्छी। मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि जब प्रकृति उसे पत्र लिखती तो उसका कारण भी उन्होंने लिखा, क्योंकि जब पेंटिंग प्रतियोगिता थी, सब बच्चों को परी कुछ दे रही है, तो उस पेंटिंग प्रतियोगिता में ये बनाना था कि आपको परी दे रही तो आप क्या लोगे, तो प्रकृति पहाड़ मांगती है चिरमी, तो इसलिए जो है प्रकृति उसको पत्र लिखती है। जो छोटा छोटा विश्लेषण है, लेख, अनुलेख, सुलेख, इसमें क्या अंतर है, ये सारा कुछ बताती है। पिन कोड का तो अभी नेगी सर ने जिक्र कर ही दिया कि पिन कोड किस तरीके से मतलब उन्होंने बताया है। हर पत्र में जैसे कि स्त्री के जो बच्चों के जो टीन एज होती है उसकी समस्याओं के बारे में टीचर को पत्र लिखना, या दादी का के ना रहने पर जो मार्मिक पत्र है उसके माध्यम से भी वो अपने बचपन में जाती है और बताती है कि जिन पत्रों से ही हम अपने जो समय को सहेज सकते हैं, अपनी स्मृतियों को सहेज सकते हैं। तो मैं प्रश्न करना चाहूंगी विमला जी से कि आपके मन में ये पत्र लेखन विधा पर लिखने का विचार कैसे आया? जी, सबसे पहले तो मैं आज आपको अटूट बंधन पेज से जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं और जिन सभी सुधीजनों का मुझे ये सुनने को मिला, वंदना जी आपका सबसे पहले तो मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। और उसके बाद में कि पत्र, मुझे बचपन से ही मुझे पत्र लिखना बहुत पसंद था। जैसा कि बताया गया कि मैं बचपन में अपने अड़ोसियों पड़ोसियों के पत्र लिखती थी, और बुजुर्ग दादी जी वगैरह जो होती थी वो मेरे पास आती जब मैं करीब 5th 6th में पढ़ती होंगी। एक पोस्ट कार्ड लेकर के दादी जी आती थी कि मेरी बेटी को वहां लिख दो, मेरे वो मैंने लिखे हैं। मैंने कक्षा 3 में सबसे पहला पत्र अपने दादाजी को लिखा है। मेरे फादर और मेरे चाचा जी ने मुझे लिखना सिखाया, और उन्होंने मजाक मजाक में लिखवा दिया था कि दादाजी को दादी जी का प्रणाम तो नहीं, और दादी जी को दादाजी का। तो मुझे बड़ा डांट भी पड़ी थी दादाजी के। उस समय ये लगा था कि दादी जी को वो कैसे प्रणाम कर सकते हैं। उसके बाद मूलतः मेरे पत्र का जो सबसे साहित्य क्षेत्र में मैं पत्रों के माध्यम से ही आई हूँ। एक हमारे पारिवारिक मित्र हैं जो पत्रकार भी हैं। एक बार वो हमारे साथ हम लोग शाम को खाना खा रहे थे, तो उन्होंने मुझे एक घटना बताई जिसके अंदर किशोर वय की एक बच्ची थी, उसका भटकाव का इतना जबरदस्त मतलब वेदनामय चित्रण जब मैंने सुना, उसके माता पिता की जो दुर्दशा देखी उस बच्ची के भटकाव के बाद, उस रात को मैं बिल्कुल सो नहीं पाई। क्या पता, हो सकता है माँ भगवती ने कलम उठाने के लिए वो सब सीन मेरे सामने क्रिएट किए हों। तो उस दिन मैंने मतलब बार-बार में उन मम्मी-पापा का जो उन्होंने जिस तरीके से चित्रण किया, वो बार-बार वो मम्मी-पापा मेरे सामने आ रहे थे कि कितनी गरीबी में उन्होंने अपनी बेटी को बाहर पढ़ने भेजा, और उस बच्ची ने कितना गलत रास्ता चुना कि माँ-बाप को बिल्कुल इतना बुरी तरह धोखा देना। तो बस फिर मैंने उस दिन रात को लगभग 11-12 बजे मैं उठी, और मैंने एक माँ के मतलब माँ बन करके उस बच्ची की मम्मी की जो फीलिंग थी उसको एक लेटर में मैंने बेटी के नाम पत्र लिखा। फिर वो पत्र जब पढ़ा गया तो ऐसा लगा कि नहीं, हाँ मैं मतलब मैं फिर उस समय उसके बाद मुझे थोड़े मोटिवेशन मिला कि मैं अब तक पाठक थी, अब थोड़ा-सा लेखक के पात्र में सरक सकती हूँ, मतलब लेखन कर सकती हूँ। तो पत्र तो मैं मतलब मेरे लिए एक मतलब संजीवनी बूटी है लेखन की, और मुझे पत्र लिखना वाक़ई बहुत पसंद है। और यहाँ जब बार-बार में चिरमी का नाम आ रहा है, तो मैं यहाँ कहूँगी कि ये चिरमी नाम मुझे मेरे दादी सा ने, क्योंकि हमारे राजस्थान में चिरमी बेटी को बहुत प्यार से चिरमी, तो मेरी दादी सा जो थी वो मुझे चिरमी कहती थी बचपन में। तो जब पत्र लिखने का बात आई तो मैंने कहा क्यों ना मैं चिरमी को ही आधार बना के पत्र लिखूं।
और आपको एक बात शेयर करना चाहूंगी कि जो ममता की महक में जो पिक्चर लगा हुआ है वो मेरे परदादी सा का है, मतलब मेरे फादर की दादी सा जो है ना उनका वो फोटो है, ओह! जिनसे मैंने बचपन में बहुत कहानियां सुनी थी। मतलब मैं जब 8th क्लास में थी तब मेरे पापा की दादी जी, और मैं 11th में थी तब मेरे पापा की नानी जी की डेथ हुई, तो मुझे बुजुर्गों के साथ बात करने का बहुत अवसर मिला। तो पापा की दादी परदादी सी से मैं विशेष रूप से मतलब सुनती थी कहानियां, तो मुझे बहुत पसंद है। तो इस तरीके से मेरा पत्र लेखन शुरू हुआ, और ममता की महक में उन्हीं भाभू, जिनको हम भाभू कहते थे, उन्हीं का चित्रण है। जी। तो जो आपने इसमें लिखा, जितनी आपने अनुभव सहेजे या जो उसकी आपने कोई प्रस्तावना थी, कोई भूमिका थी या सहज ही आ गया सब कुछ? वैसे तो मैं पाती मुहिम से जुड़ी हुई हूँ, आदरणीय नेगी सर ने जैसे कहा, और पत्र मुझे बहुत पसंद भी है। तो सर के अपने विषय होते थे, जैसे इन्होंने 15 विषय पे आदरणीय सर ने काम किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अब तो हमारी पाती मुहिम मतलब हमारी ही निकलता है, क्योंकि उस पाती मुहिम से एक पारिवारिक रिश्ता है हमारा। बिल्कुल। तो उसके साथ-साथ मैंने काम किया, और आपको विश्वास शायद नहीं होगा, दर्शकों को भी शायद नहीं होगा, सिर्फ 7 दिन में, क्योंकि काम कर रहे थे, उन्हीं विचार हमारे पास थे ही थे। मेरे घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, और सबसे बड़ी बात है, जिस रूम में मेरा रूम है उसी के बाहर सारा ऐसे पूरा मतलब काम चल रहा था, और गर्मियों की छुट्टियाँ थी। अब मैं क्या करूँ, मैं कमरे से बाहर नहीं निकल पा रही थी। फिर ओनली 7 दिन में, मुझे अच्छे से याद है, इस गुरुवार से उस गुरुवार तक, इस 7 दिन में ये किताब तैयार हुई। कुछ पत्र मतलब कुछ चीज़ें मेरे पास थी, और चित्र भी इन 7 दिनों में ही बने। वो होता है ना वो 7 दिन, वो वाले 7 दिन थे इसमें। और डाकिया वाली मुहिम हमारी थी, और प्रकृति वाली थी। वो ठीक है कि चीज़ें अलग थी, वहाँ पर बड़ों वाली बात थी, यहाँ मैंने उसको बच्चों के हिसाब से। और ये यात्रा वृत्तांत मेरा पुरस्कृत था, मेरा पहला पत्र पुरस्कृत था। तो बस एक भाव जगे, और मैंने उन 7 दिनों में इस किताब को कंप्लीट किया और पांडुलिपि के लिए भेज दिया, और आज ये पुस्तक रूप में हमारे सामने आ गई। बहुत बधाई। अच्छा, बाल साहित्य के हिसाब से मैं इस पुस्तक के इतर प्रश्न पूछूं आपसे कि आप एक शिक्षिका भी हैं, तो आप ये पाती मुहिम को या पत्र लिखने को अपने विद्यार्थियों में कैसे संप्रेषित कर रही हैं? बिल्कुल। मैं मतलब एक शिक्षिका होने के नाते सबसे पहले तो बच्चों को हमेशा बाल साहित्य से जोड़ने का मेरा एक प्रयास रहता है। और जब भी मुझे किसी भी मित्र की, जो हमारे बाल साहित्यकार हैं, किन्हीं की भी पुस्तकें मुझे मिलती है, तो सबसे पहले मैं अपने विद्यालय बच्चों के पास पहुँचाती हूँ, बात करते हैं हम उस पे। हाँ, ये है हमारी भाषा वही होती है, क्योंकि मेरे बच्चे जिस स्तर के, अभी मैं थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र में काम ज़्यादा कर रही हूँ, तो वहाँ उनसे बात करते हैं, और बच्चों को पत्र लिखने के लिए भी मोटिवेट करते हैं। अभी जैसे मैं कक्षा 4 अभी 5 में मैं एक तनु का पत्र था, तो मैंने बच्चों को कहा अब तुम भी अपनी मैडम को पत्र लिखो। और बड़े इंटरेस्टिंग पत्र होते हैं, उनकी बातें आप सुनो। कभी-कभी मैं कभी आपसे पर्सनली आप चर्चा करें तो कल्पना भी नहीं कर सकते दिल्ली में रहने वाले कि हम इस तरीके के बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं, और इस तरीके से निकलते हैं बच्चों के साथ कि उनकी बात यहाँ साझा। आज सुबह का ही एक वाकया, एक बच्ची को बड़ी तकलीफ हुई, क्या हुआ? साहित्य की बात नहीं करी, थोड़ा-सा इतर बात हो गई। उस बच्ची ने कॉपी नहीं लाने का जो रीज़न बताया ना, ईमानदारी से आँखों में आँसू आ गए। तो बच्चे को, वो इतनी छोटी कि पत्र तो नहीं लिख सकती थी, लेकिन उसकी संवेदना हम इस तरीके से दूसरे बड़े बच्चों को कहा, तुम्हारे भी मम्मी-पापा तुम्हारी बात नहीं माने तो अपनी बात कभी लिख कर के चिट्ठी में दिया करो। इस तरीके से प्रयास हमने किया है। बहुत सुंदर प्रयास। मुझे लगता है कि पाती मुहिम ऐसे ही बढ़ता रहेगा, और ये सुंदर किताब के साथ-साथ बाल साहित्य के लिए मैं विशेष तौर पे कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को टीवी, मोबाइल से दूर रखने के लिए ज़रूरी है उन्हें पुस्तक से जोड़ें, पत्रों से जोड़ें, और कुछ न कुछ लेखन से ऐसे जोड़ें जिससे वो अपनी बात लिख कर के संप्रेषित करें, ताकि उनका समय एक सार्थक दिशा में मोड़ ले और वो उनमें जो संस्कार हम बोना चाहते हैं वो बो सकें। इसके साथ ही इस कार्यक्रम को मैं समाप्त करती हूँ। हम फिर मिलेंगे किसी अन्य दिन, किसी अन्य किताब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप सबका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत आभार वंदना जी, आदरणीय नेगी जी, रवि जी सर, और आदरणीय विमला जी, और मेरे अटूट बंधन के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगी समाप्त होने से पहले। जो एक बात आई थी भाषा संबंध को लेकर के बात कही थी, 2 इशारे हुए थे अपने इसी पटल से, रवि जी ने भी किया और वाजपेयी जी ने भी किया। जहां अभी नेगी सर ने बताया कि
एक कहानी के बारे में और वो चर्चा करनी उसके पत्र के बारे में, और वो चर्चा करना मुझसे भी छूट गया था। और वो ये पत्र था जो कह न सकी, जहाँ गुड टच और बैड टच की बात बच्चे करते हैं। तो आज वो समय है, वो बच्चे उस उम्र के हैं जो पत्र लिखना पढ़ना जानते हैं, पत्रों का महत्व समझते हैं, पत्र के बारे में जानते हैं। और भाषा को लेकर के यदि हम कहें कि कोई पत्र में क्लिष्टता थी, तो मैं नहीं मानती ऐसी, क्योंकि बच्चे देखिए इतना सब समझ रहे हैं जो हम कभी उस समय नहीं समझते थे, या जिनकी बातें हमारे सामने नहीं होती थी, जो बातें गोपनीय रहती थी, आज बच्चे बहुत सहज रूप से उनको समझते हैं, देखते हैं। बच्चों का बौद्धिक विकास बहुत अधिक हो गया है। इसलिए अगर हम ये सोचें कि बच्चों की बात है, इसलिए हम इसकी भाषा को सरल रखें, सहज रखें, या कोई उसके अंदर क्लिष्टता नहीं है। आप देखिए जितने भी भारत में बड़े रचनाकार हुए हैं, चाहे प्रेमचंद ने लिखा हो, चाहे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा हो, जिसने भी लिखा हो, उन सभी के रचनाओं में भी आप देखिए, चाहे वो माखनलाल चतुर्वेदी रहे हों, चाहे सुभद्रा कुमारी चौहान रही हो, महादेवी वर्मा रही हो, हर एक की भाषा में वो सौष्ठव है। वो ये नहीं है कि बच्चों का साहित्य है या हम बच्चों के लिए लिख रहे हैं तो उसकी भाषा हमको बहुत सरल रखनी है। और हमने उसको पढ़ा है, हमें चाहे वो पाठ्यक्रम में पढ़ाया गया है, हमने कठिन शब्दों के अर्थ लिखे हैं, और आज भी उनमें कठिन शब्दों के अर्थ लिखे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कठिन शब्द हैं या भाषा ऐसी दुरू है। तो जब दूसरी भाषाएं इतनी कठिन है उनको पढ़ लेते, तो हिंदी तो हमारी मातृभाषा है। इसलिए मैं कहती हूँ बच्चों की भाषा को बढ़ाने के लिए, उन्नत करने के लिए, विकसित करने के लिए, नए शब्दों का ज्ञान कराने के लिए भाषा का भी सर्वोत्तम होना बहुत जरूरी है बाल साहित्य में। कि ये ठीक है, हम उस बच्चे के लिए कह सकते हैं जो भी पढ़ना नहीं जानता है, लिखना नहीं जानता है, जिसको बड़े लोग पढ़ के सुनाते हैं, उनकी भाषा अलग होती है, उस तरह की होती है। किंतु जो पत्र लेखन, जिस विधा की हम बात कर रहे हैं, जिसमें चिरमी पत्र लिखती है और चिरमी को पत्र लिखे जाते हैं, जो समझ रही है, तो उसके अंदर भाषा यदि अपना सौष्ठव लिए उस विषय के अनुरूप आती है, तो मेरे ख्याल से हमें उससे गुरेज नहीं करना चाहिए, लेखक को भी लिखना चाहिए और हमें भी उसको अच्छे रूप में लेना चाहिए। ये मैं अपनी बात जी बिल्कुल। और मैंने इसीलिए मतलब कहा कि ये 13 से 17 साल के बच्चे हैं, तो उनको तो भाषा विकास करना ही है, तो मैंने उसको अच्छे रूप में लिया था। 2 पत्रों की बात थी, उसके बाद सारे पत्र सरल भाषा में। और उसके लिए भी उन्होंने कहा कि हम हिंदी के टीचर के बेटी हूँ, इसलिए मेरी भाषा अच्छी है। तो हर बच्चे को भाषा का विकास इस करना उम्र के चाहिए। बच्चे मैं आपको कह रही हूँ कि चाइनीज पढ़ रहे हैं, इस उम्र के बच्चे फ्रेंच पढ़ रहे हैं, ये और अंग्रेजी को पढ़ रहे हैं, है ना, और उसको पसंद कर रहे हैं। जब वो उन भाषाओं को पढ़ते हैं तो फिर हिंदी भाषा में कहाँ कठिनता है, नहीं है ऐसा। यही मैंने मतलब उसको पॉइंट आउट किया था कि वो चूंकि वो किशोर बच्चे हैं और उनको अब मतलब मूल भाषा आ चुकी है, अब वो थोड़ी अपनी भाषा का सौष्ठव और गौरव भी सीखे और जाने। और इसको उन्होंने एक पत्र के माध्यम से बहुत सुंदर तरीके से बता भी दिया है। तो खैर पुस्तक तो बहुत अच्छा, और पाठक बहुत अच्छी पुस्तक चर्चा रही है, बहुत सफल। बहुत जी। तो बहुत आभार आप सभी का, आप सब आए और अपने वक्तव्य से इस चर्चा को सार्थक बनाया। मैं पुनः धन्यवाद देते हुए इस चर्चा को यहीं विराम देती हूँ। हम फिर किसी धन्यवाद, नमस्कार।